आवाज आ रही है ऑनलाइन बच्चों को? ऑनलाइन बच्चों को आवाज आ रही है? काइंडली ये बता दें जरा। जी सर, आ रही है। ओके। अच्छा जी, हमने स्टार्ट किया था जी। नहीं, नहीं चल रहा। नहीं, इसका अपना होता है स्नैप, वो नहीं चलेगा इस पे शायद। चलते हैं। अच्छा, ब्रिटिश हिस्ट्री जो है ना, आपके पास तीन मेन डायनेस्टीज के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है। एक ट्यूडर्स हैं, दूसरा आपके पास स्टुअर्ट्स हैं, और देन उसके बाद आपके पास तीसरा है जो हैनोवरियन है। ट्यूडर्स वो फर्स्ट बंदा था जो इनका हेनरी सेवन था, जिसने क्या किया था कि ब्रिटेन को, मॉडर्न जो अभी ब्रिटेन है, इसकी बुनियाद रखी थी। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने मॉडर्न ब्रिटेन की बुनियाद रखी थी। और इसमें इसके बाद क्या था कि आपके पास जो हेनरी एट्थ आया था, उसने आके यहाँ से कैथोलिज्म को खत्म किया था। ठीक है, यानी उसने बुनियाद रखी यहाँ पे प्रोटेस्टेंटिज्म की, या फिर रेफॉर्मेशन जो प्रोसेस था उसकी बुनियाद रखी यहाँ। फिर इसके बाद एक इनकी क्वीन आती है, क्वीन मैरी। जब आप देखेंगे ना, पहले हेनरी सेवन आता है, फिर हेनरी एट आता है, फिर उसके बाद आपके पास ये क्वीन मैरी आती है, फिर उसके बाद ये एलिजाबेथ आती है। ठीक है, क्वीन मैरी आती है, वो होती है कैथोलिक, वो दोबारा कैथोलिज्म लेके आना स्टार्ट कर देती है। और जो लास्ट रूलर होती है वो आपके पास एलिजाबेथ वन होती है, जिसका कोई बच्चा नहीं होता। अब यहाँ से क्या होता है कि जो इनकी एक मार्गरेट ट्यूडर है, इसकी शादी स्कॉटलैंड का जो जेम्स सिक्स था ना, उसके साथ हुई थी। ठीक है, सॉरी, इसकी शादी हुई थी, और वहां से जेम्स सिक्स था जो आता है आपके पास, क्योंकि एलिजाबेथ वन जो लास्ट रूलर थी उसका कोई बच्चा नहीं था। ठीक है, उनके खानदान की जो एक मार्गरेट थी ना, उसकी शादी जेम्स के साथ, जेम्स के जो फोर फादर थे, उस ग्रैंड फादर था, उसके साथ हुई थी। सो उसमें से जेम्स पैदा होता है। इधर कोई चाइल्ड लेस नहीं होता, तो उनके थ्रोन में, कि अगर कोई ऐसा होता है कि थ्रोन को एक्सीड नहीं कर पाता, तो वो लाइन उधर चली जाती है। सो यहाँ से हमारे पास जो स्कॉटलैंड वाले स्टुअर्ट्स हैं वो आ जाते हैं यहाँ। ठीक है, जिसमें आपके पास सबसे पहले जेम्स वन, जो जेम्स सिक्स वहां पे होता है, जेम्स वन का टाइटल यहाँ पे लेता है, फिर चार्ल्स वन आता है। अब ये थे आपके पास प्रोटेस्टेंट्स, प्लस क्या थे कि ये बिलीव करते थे डिवाइन राइट ऑफ किंग पे। सो इनकी और पार्लियामेंट की आपस में वॉर स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं क्रोमवेल एरा, जिसमें चार्ल्स वन जो दूसरा किंग था स्टुअर्ट डायनेस्टी का, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, यानी मार दिया जाता है, उसको हैंग कर दिया जाता है। यानी वो जो सारा पीरियड है फ्रॉम 1660 तक, उसे हम कहते हैं रिपब्लिकन एरा या कॉमनवेल्थ एरा या क्रोमवेल एरा, जिसमें कोई किंग नहीं होता। फिर वो क्या करते हैं कि दोबारा जो चार्ल्स टू है उसको लेके आते हैं। चार्ल्स टू के बाद वो मर जाता है, और उसके बाद आपके पास जेम्स टू आता है। जेम्स टू जो उन्हीं का डिसेंडेंट होता है, और उसके अगेंस्ट आपकी ग्लोरियस रेवोल्यूशन आती है, जिसमें विलियम ऑरेंज ऑफ हॉलैंड, जिसमें उनकी जो बेटी थी जेम्स टू की, क्वीन मैरी, उसकी उसके साथ शादी हुई होती है। चूंकि वो प्रोटेस्टेंट होती है, तो उसको ये क्या कर देते हैं, क्राउन जो है वो दे देते हैं। ठीक है, इस तरह आपकी ग्लोरियस रेवोल्यूशन आती है। यहाँ पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन के पीछे
वजह क्या थी, क्यों थी? क्योंकि वहां पे वो क्या चाहते थे कि एक डिवाइन राइट ऑफ किंग खत्म हो जाए और एक कैथोलिज्म जो है वो दोबारा वापस ना आ जाए। सो इस वजह से ग्लोरियस रेवोल्यूशन आती है। फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद वो एक बिल ऑफ राइट्स आते हैं, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है जिसमें परमानेंटली क्या कहते हैं कि वो जो कैथोलिज्म है वो नहीं आएगा यहाँ पे। देन उसके बाद कोई भी पोपिश किंग यानी जिसका रोमन चर्च के साथ कोई भी लिंक होगा वो आके इसको एक्सीड नहीं कर सकता। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि यहाँ से स्टुअर्ट डायनेस्टी की बुनियाद रखी जाती है। फिर स्टुअर्ट डायनेस्टी में हमने देखा कि विलियम, पहले क्वीन मैरी मर जाती है, फिर विलियम जो है वो मर जाता है, तो 1702 में आपके पास क्वीन जो है वो एन आती है, जिसमें हमने देखा था कि एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड जो है वो होती है। और उस टाइम पे लास्ट टाइम हमने लेक्चर इसको यहाँ पे एंड किया। ठीक है, इसमें हमने स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन भी पढ़ी थी जो उसमें उस टाइम के दौरान उसमें लड़ी गई थी। इसके बाद ये जो अगली डायनेस्टी आपके पास आती है वो आती है हनोवरियन सक्सेशन। हनोवरियन में आपके पास जॉर्ज वन सबसे पहले आता है 1714 से 1727 तक। फिर 1727 से लेकर 1760 तक जॉर्ज टू आता है। फिर उसके बाद ये जॉर्ज फोर आता है, फिर एडवर्ड आता है, इसकी कोई बेटी नहीं होती, इसका भाई आ जाता है। फिर उसके बाद आपके पास विलियम फोर आता है और उसके बाद आपके पास क्वीन जो है वो विक्टोरिया आती है। ये माइक अपने काइंडली ऑफ कर लें ऊपर कौन सी है जी। 1727 कैसे? इनकी डेट ऑफ बर्थ है ओके, वो उनका रूलिंग पीरियड है उनकी जी। फ्रेंच इंग्लिश रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है उसने क्या कहा था कि कोई भी, हमने उसमें देखा था कि जो बिल ऑफ राइट आया था कि क्राउन जो है वो सिर्फ प्रोटेस्टेंट्स को जाएगा। ठीक है, यानी जो प्रोटेस्टेंट फिरके से होंगे या प्रोटेस्टेंट सेक्ट से होंगे, क्राउन सिर्फ और सिर्फ उनके पास जाएगा। जिसमें क्या हुआ कि जिसके बाद जो क्वीन एन है वो क्या बनी कि उसने क्राउन को ओवरटेक किया एज अ प्रोटेस्टेंट हेयर ऑफ द स्टुअर्ट डायनेस्टी। दिस रूल इज दैट all heirs to the throne must be descended from James 6 and one of the Great Britain and must be Protestant। तो वहां पे इसे आफ्टर एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद ये बात डिसाइड कर दी गई कि जो भी आपके पास क्राउन पे जो किंग बनेगा ना, वो पहली बात तो ये है कि वो जेम्स सिक्स का डिसेंडेंट होना चाहिए। देन उसके बाद वो क्या होना चाहिए, प्रोटेस्टेंट होना चाहिए, यानी कोई भी कैथोलिक जो है वो नहीं बन सकता। सो क्या हुआ, क्वीन एन जो है वो चाइल्डलेस मर जाती है। क्वीन एन क्या होती है कि उसके यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं होता, वो चाइल्डलेस मर जाती है। अब ये आपके पास जेम्स वन था, उसके बाद आपके पास ये एलिजाबेथ स्टुअर्ट आती है। स्टुअर्ट के बाद क्या हुआ, सोफिया ऑफ हैनोवर। ये क्या थे, प्रोटेस्टेंट थे। हैनोवर आपका जर्मनी के नज़दीक एक छोटा सा एरिया था जहाँ से ये बिलोंग करते थे, यानी छोटी सी टेरिटरी थी जहाँ पे ये रूल करते थे। यानी जेम्स वन के डिसेंडेंट थी सोफिया ऑफ हैनोवर, और ये क्या थी आपके पास, प्रोटेस्टेंट थी। यानी और कोई भी बाकी ऑलमोस्ट 57 क्लेमेंट्स थे कि जो ये चाहते थे कि थ्रोन हमें मिल जाए या क्राउन हमें मिल जाए, लेकिन वो सारे क्या थे आपके पास, कैथोलिक्स थे। हमने ये रूल पढ़ा कि एक तो वो डिसेंडेंट होने चाहिए, दूसरा ये है कि आफ्टर एक्ट ऑफ सेटलमेंट वो जो है वो प्रोटेस्टेंट होने चाहिए। कोई भी कैथोलिक जो है क्राउन को ओवरटेक नहीं कर सकता आपके पास। ठीक है जी। सो इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि बिल ऑफ सेटलमेंट में ये बात बता दी गई थी कि कोई भी आपके पास कैथोलिक जो है वो क्राउन को नहीं ले सकता। दूसरा क्या हुआ, क्वीन एन जो है वो, उसके यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं होता, वो चाइल्डलेस मर जाती है। देन उसके बाद जैकोबाइट्स। अब जैकोबाइट्स क्या थे कि वहां पे जो जेम्स टू को हमने हराया था ना, वो फ्रांस भाग गया था, आपको याद हो, हमने ग्लोरियस रेवोल्यूशन में पढ़ा था। टॉर्बी पे इसने लैंड किया इधर से, और विलियम ऑरेंज ऑफ हॉलैंड ने जब वहां पे लैंड किया था तो वहां से आपके पास फ्रांस की तरफ भाग गया था। उसके जितने फॉलोअर्स थे उनको कहा जाता है जैकोबाइट्स, और वो क्या थे, सारे कैथोलिक्स, सारे के सारे कैथोलिक्स थे। अब इन्होंने क्या किया कि दोबारा राइज होना स्टार्ट कर दिया, अपनी फोर्सेस को गैदर करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें स्कॉटलैंड में था। देन उसके बाद फ्रेंच किंग जो ल्यूस था उसने भी इनको हेल्प आउट करने की कोशिश की। दो दफा ये राइज हुए, एक 1715 में और एक 1745 में। और ये जो इनकी वॉर है अगेंस्ट द किंग, उसको हम कहते हैं जैकोबाइट रिवॉल्ट्स। उसे हम क्या कहते हैं, जैकोबाइट रिवॉल्ट्स। जिसमें वो क्या कहते थे, कैथोलिक किंग जो है जेम्स टू, जो वहां पे भागा था,
जो उसके आगे डिसेंडेंट्स थे, वो क्या चाहते थे कि क्राउन जो है वो हमें वापस किया जाए यहाँ पे। दूसरा क्या हुआ कि यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड की ये हो चुकी थी, जिसमें ये जरूरी था कि अब जो किंगशिप है उसमें जो पार्लियामेंट का रोल है, यानी अब ये यूनियन हुई थी थ्रू पार्लियामेंट, और दोनों पार्लियामेंट्स ने क्या एक्ट स्ट्रॉन्ग किए। और पार्लियामेंट इस चीज पे बिलीव करती थी कि वो जो बिल ऑफ राइट हमने पास किया है उसमें अब डिवाइन राइट ऑफ किंग जो है वो नहीं होगा। ठीक है, सो इसमें अब जो डिसीजन था वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास था, क्योंकि कोई भी और जो है वो इसको वो पार्लियामेंट में कोई भी ये नहीं चाहता था कि कोई भी कैथोलिक जो है इसको ओवरटेक करे आपके पास। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास जेम्स एडवर्ड, जो जेम्स टू का बेटा था, ये भी एक ऑब्स्टिनेट मैन था, दोबारा ये लड़ाई लड़ रहा था। फिर उसके बाद ये विग्स के जो लीडर्स थे, इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे डिसाइड किया कि अब हम जो बेसिकली टॉरीज थे, इन्होंने ये डिसाइड किया कि विग बिलीव करते थे कि डिवाइन राइट ऑफ किंग नहीं होना चाहिए, जो किंगशिप है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्टेंटिज्म से आनी चाहिए। ये जो दो लीडर्स थे, मेन लीडर्स थे टोरी पार्टी। अब टोरी क्या थे, वो थे कंजर्वेटिव्स आपके पास, वो बिलीव करते थे डिवाइन राइट ऑफ किंग पे। ठीक है जी। सो इसके नतीजे में उन्होंने इनके साथ साइड किया, जिससे पॉसिबल ये हुआ कि आपके पास जो हनोवरियन सक्सेशन है, यानी हाउस ऑफ हनोवर, जो कि सोफिया इलेक्ट्रेस जेम्स सिक्स की या जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड उसकी डिसेंडेंट थी और प्रोटेस्टेंट थी, उसने आके उसके बेटे जॉर्ज वन ने आके क्राउन को ओवरटेक किया। ठीक है जी। इन सारे हालात में एक तो ये था कि प्रोटेस्टेंट आना चाहिए, देन उसके बाद जो क्वीन एन है वो आपकी चाइल्डलेस हो जाती है। उसके बाद जैकोबाइट्स जो डिवाइन राइट पे बिलीव करते थे, या जेम्स टू के जिनके खिलाफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन लड़ी गई थी, वो दोबारा राइज हो रहे थे। देन उसके बाद पार्लियामेंट का भी ज्यादा रोल इंक्रीज हो गया था, और पार्लियामेंट में मेजोरिटी विग्स की थी, जो कि बिलीव करते थे कि अब जो डिवाइन राइट ऑफ किंग नहीं होना चाहिए। सो उन्हें जो उन 57 क्लेमेंट्स थे, उनमें से सबसे ज्यादा जो है वो सूटेबल पर्सनैलिटी लगी, वो आपके पास, या मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर द क्राउन लगे, वो आपके पास ये हाउस ऑफ हैनोवर था, जिसमें आपके पास जॉर्ज वन उसका फर्स्ट रूलर आता है। अच्छा जी, अगर हम जॉर्ज वन जो फर्स्ट किंग है हाउस ऑफ, यहाँ से हनोवरियन सक्सेशन स्टार्ट हो जाती है। नहीं, देखें हम सारा उसमें ना, अब अगले जो इवेंट्स हैं सारे कहीं ना कहीं उनकी जो चेन है वहां से आपके पास चल रही है कि अब क्वीन एन है। अब मसला ये हुआ कि क्वीन एन जो है वो चाइल्डलेस हो गई। अगर तो क्वीन एन के आगे बच्चे होते रहते तो वो स्टुअर्ट डायनेस्टी चलती रहती। अब दरमियान में मसला आ गया 1714 में कि क्वीन एन चाइल्डलेस हो गई है। अब एक तो ये था कि बाकी जो सारे उसके जेम्स के डिसेंडेंट थे वो थे कैथोलिक्स। ठीक है, अब ये था कि उनको दोबारा आप क्राउन दे दो या उनको किंग बना दो। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ये है कि आपके पास वो प्रोटेस्टेंट होने चाहिए। दूसरा, हमने जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 में लेके आए हैं, उसमें हमने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्टेंट आएंगे, ताकि हमारी जो सारी जो हमने प्रोग्रेस या ग्लोरियस वॉर लड़ी है उस पर कोई इफेक्ट ना हो। सो उन्हें जो सूटेबल कैंडिडेट लगा वो था क्वीन क्वीन जो आपके पास सोफिया इलेक्ट्रेस, और उसका बेटा जॉर्ज वन जो है वो यहाँ से आता है। क्योंकि वो हाउस ऑफ हैनोवर था, तो इस वजह से इसको कहते हैं हैनोवरियन सक्सेशन। क्योंकि हाउस ऑफ स्टुअर्ट था, तो इस वजह से हम स्टुअर्ट डायनेस्टी कहते हैं। वो जो हेनरी ट्यूडर था, जब वहां पे लैंकेस्टर और यॉर्कशायर के दरमियान वॉर हुई थी हाउस ऑफ प्लेंटेगनेट में, वो जीता था, तो उसको हम ट्यूडर डायनेस्टी कहते हैं। यानी जो बंदा जिस हाउस उसको ओवरटेक करता है वो आपके पास जो है वो उस नाम से उसको जानते हैं। और ये हाउस चलता है टिल आपके पास 1903 तक। अच्छा जी, ये एक तो क्या हुआ कि बड़ी उसकी अनअट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी। उसके बाद बड़ा ऑब्स्टिनेट मैन था। उसका इंग्लिश पॉलिटिक्स में और यहाँ के जो चीज़ें चल रही थी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी जो अपनी लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज थी, वो इंग्लिश नहीं थी। ठीक है, अब ये बात आपने बड़ी याद रखनी है, इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि उसकी जो जॉर्ज वन था, चूंकि ये फ्रांस के नजदीक हनोवर था, वहां से आया था, तो इनकी अपनी लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश नहीं थी। सो इसने बड़ा इम्पेक्ट किया इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के। यहाँ पे चूंकि अब इसको यहाँ पे आपके पास रहने का रहने सहने का पता ही नहीं था वहां पे, यहाँ पे लोगों की बोल चाल के नहीं पता था, तो इसने किस पे रिलाई किया? इसने रिलाई किया आपकी पार्लियामेंट पे, जो लोग वहां पे रूल कर रहे थे, जिसमें आपके पास विग्स थे। अब विग जो पार्टी थी, उन्होंने कहा था कि हम हनोवरियन सक्सेशन को मानते हैं,
टोरी ने कहा कि हम नहीं मानते। ठीक है, यानी जो एक क्या थे कि जो के डिवाइन राइट को सपोर्ट कर रहे थे आपके पास, एक क्या थे जो डिवाइन राइट को सपोर्ट नहीं करते थे। सो विग्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हनोवरियन सक्सेशन क्योंकि ये प्रोटेस्टेंट भी हैं देन डिवाइन राइट के भी अगेंस्ट है, यानी वहां पे हाउस ऑफ हनोवर वहां से ये ला के इनको क्राउन पे बिठा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो डिवाइन राइट तो खत्म हो गया। ठीक है, सो इससे क्या हुआ कि यहाँ से आपकी सारी अगली जो डेवलपमेंट्स हैं इसमें जो इस पे इम्पेक्ट करती हैं मेजरली। अच्छा, सबसे पहले जैकोबाइट्स की रिवॉल्ट होती है 1715 में, जिसमें इसके अगेंस्ट जब ये आ जाता है, जॉर्ज वन आता है, तो इसके अगेंस्ट जैकोबाइट्स यानी जो जेम्स टू के फॉलोअर थे वो राइज करते हैं, जेम्स टू के डिसेंडेंट्स एंड देयर सपोर्टर्स, जिसमें जी आप 1714 में क्या किया, टोरी लीडर जो बॉलिंगब्रोक था ट्राई टू ब्रिंग जेम्स। अच्छा, ये इवेंट्स हैं। अब जेम्स एडवर्ड किसका बेटा था? जेम्स टू का। जेम्स टू कौन था? कैथोलिक था। ठीक है, अच्छा जी, 1689 के बाद इंग्लैंड में या ग्रेट ब्रिटेन में ये रूल एस्टेब्लिश हो चुका था कि कैथोलिज्म को ना तो इंडिविजुअली पसंद किया जा रहा था और ना आपके पास स्टेट लेवल पे किया जा रहा था। सो वहां पे हर उस एफर्ट को उन्होंने कर्टेल किया जिसका मकसद ये था कि टू ब्रिंग बैक कैथोलिज्म। ठीक है, अब आपके पास ये जो जेम्स था, जेम्स एडवर्ड, ये दोबारा कैथोलिज्म को और उसी डिवाइन राइट ऑफ किंग को क्या करना चाहता था, वापस लेके आना चाहता था। ठीक है जी, और इसको सपोर्ट किसकी थी? लुइस 14 की थी। अब फ्रांस और इंग्लैंड की उस टाइम पे क्या चल रही थी? राइवलरी चल रही थी। ठीक है जी, इसके नतीजे में क्या हुआ कि आपके पास 1715 में उन्होंने अपनी आर्मीज को गैदर करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, जिसमें फार्मर्स जो थे, जो कंजर्वेटिव्स थे, यानी जो हिली एरियाज में रह रहे थे, उन्होंने इसको और ज्यादा सपोर्ट की। ठीक है जी, जिसमें टोरी पार्टी ने भी इसको सपोर्ट किया और जो आपके पास फ्रेंच किंग था लुइस 14, उसने भी इसको सपोर्ट किया, जिसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो था अनअट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ऑफ जॉर्ज। अब इंग्लैंड वाले क्या थे, वो कहते थे कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, अब ये जो जॉर्ज वन आया है ये तो फॉरेनर है यहाँ पे, सो ये इसके पास क्या राइट है कि हम पे आके रूल करे। यानी आप देखते हैं कोई भी सोसाइटी, कुछ मॉडर्न होते हैं, कुछ कंजर्वेटिव्स होते हैं जिन्हें अपनी लैंड से बड़ा प्यार होता है। सो जो जिन लोगों को जॉर्ज वन अच्छा नहीं लगता था, जिन्हें ये था कि ये तो मसला ही खराब है, वो उसके अगेंस्ट उठ खड़े हुए। ठीक है, उन्होंने साथ किसका दिया? इन जैकोबाइट्स का। ठीक है जी, सो इसमें उस तरह हेल्प आउट करना स्टार्ट करते हैं, जिसके नतीजे में आपके पास जो रिबिलियन है इंग्लैंड में स्टार्ट हो गई। यानी इंग्लैंड में सारे लोग उसके अगेंस्ट जो है वो खड़े हो गए। किंग के जो जॉर्ज वन था, जो सारे वहां पे आपके पास जेम्स एडवर्ड के फॉलोअर थे, उन्होंने मिल के इंग्लैंड में रिबिलियन स्टार्ट कर दी, जिसमें जो नोटेबल नाम है फॉस्टर एंड अर्ल ऑफ डेनन वाटर कॉज ग्रेट अपराइजिंग। ठीक है, ग्रेट अपराइजिंग, जिसमें जिसमें क्या हुआ कि रॉयल आर्मी जो थी गेव देम अ क्रशिंग डिफीट एट प्रिस्टन। प्रिस्टन के मुकाम पे उन्होंने इनको क्या कर दिया? हरा दिया। इंग्लैंड वाला मामला यहीं पे खत्म हो कि इंग्लैंड में वो उठे, रॉयल आर्मी ने वहीं पे उनको क्रशिंग डिफीट दी और यहाँ पे अगला मामला चलता है। हाँ जी, जैकोबाइट्स वालों को शिकस्त हो गई यहाँ पे। जॉर्ज वन की जो आर्मी थी, अब रॉयल आर्मी किसकी थी? जॉर्ज वन की। तो जॉर्ज वन ने उनको यहाँ पे हरा दिया और मामला यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है जी, दूसरा क्या हुआ कि दूसरा जो मेन एरिया था आपके पास वो स्कॉटलैंड का था। ठीक है जी, स्कॉटलैंड में आपके पास क्या हुआ कि जो अर्ल ऑफ मार्क्स उसका नाम था, उसने सारे हिली ट्राइब्स को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके उसने क्या किया कि जैकोबाइट रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि इन्होंने जो आर्मी, रॉयल आर्मी है, इसको ड्यूक ऑफ आर्गाइल इन्फ्लिक्टेड अ डिफीट के वहां पे इसको भेजा। इनकी आपस में फाइट हुई। फाइट में इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे स्कॉटलैंड में भी उसको हरा दिया, जिसके नतीजे में जो उनका लीडर था वो दोबारा फ्रांस भाग गया। ठीक है, जॉर्ज वन हनोवरियन सक्सेशन आती है। जॉर्ज वन आता है, वो हाउस ऑफ हनोवर से था। उसने आके यहाँ पे क्या किया कि क्राउन उसको दे दिया।
क्यों दे दिया? एक तो ये था कि जो भी आपके पास किंग आएगा वो प्रोटेस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे सारे जो क्वीन हैं, जो लास्ट रूलर थी स्टुअर्ट, वो चाइल्डलेस मरी थी, और दूसरा उनकी लाइन में सारे कैथोलिक्स थे, ठीक है। अब वो कैथोलिक्स थे, ठीक है, वो तो क्राउन पे आ नहीं सकते थे। वो जब क्राउन पे आ गया तो उसके अगेंस्ट जो टोरी पार्टी है प्लस जो सारे लोग वहां पे रहने वाले थे, उन्होंने मिल के जो जेम्स एडवर्ड जेम्स टू का बेटा था, जिसको हरा के हमने ग्लोरियस रेवोल्यूशन में फ्रांस भेजा था, उसको दोबारा आया और उसको क्या किया कि हमने आप रिवॉल्ट कर दिया। अब उन्हें था कि हम इसको हरा देंगे, हरा के साइड पे कर देंगे, किंगशिप हमारे पास आ जाएगी। लेकिन इंग्लैंड में भी उसको डिफीट मिल गई, और स्कॉटलैंड जहाँ पे मेन बंदे उसके साथ थे वहां पे भी उसको डिफीट मिल गई। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जेम्स एडवर्ड दोबारा भाग गया। सो इस तरह आपके पास क्या हुआ कि जो ये जो जैकोबाइट रिवॉल्ट है 1715 की, ये अपना दम तोड़ गई किंग के खिलाफ। इसके ने सबसे पहले क्या था कि क्यों फेल हुई? फेल इस वजह से हुई कि उनके पास पैसे ही नहीं थे। जो जेम्स एडवर्ड के फॉलोअर्स थे, उनके पास इतना पैसे ही नहीं था कि वो इसको सपोर्ट कर सकते। दूसरी साइड पे आपके पास रॉयल आर्मी थी, जिसके पास रिसोर्सेज भी थे, जिनके पास सारी चीजें थी आपके पास। देन उसके बाद क्या हुआ कि एक तो जेम्स एडवर्ड को इतना अच्छा लीडर भी नहीं था, और फ्रांस ने जो हेल्प उसको अश्योरेंस दी थी कि जी हम आपको हेल्प करेंगे विद मनी एंड विद द इक्विपमेंट, वो भी उसको नहीं किया उसने, ठीक है जी। देन उसके बाद टोरी पार्टी क्या हुई कि वीक हो गई। अब जो जॉर्ज था किंग आया, उसको तो वही अच्छा लगना था जिसने उसको सपोर्ट किया था। विग्स ने ओपनली उसको सपोर्ट किया, उस पर बिलीव किया। तो यहाँ से स्टार्ट होती है विग ओलिगार्ची, यानी विग की क्या होती है कि यहाँ से सुप्रीमेसी स्टार्ट हो जाती है। यानी दो बंदे थे या दो पार्टियां थी, एक पार्टी ने जो क्राउन पे किंग जॉर्ज वन की वहां पे थी एक्सीडेंसी, उसको सपोर्ट किया, दूसरे ने नहीं किया। जो विग पार्टी थी, यानी जो आपकी प्रोटेस्टेंट थी या और उसके अलावा जो डिवाइन आर्ट ऑफ किंग पे बिलीव नहीं करती थी, उसने उसको सपोर्ट किया। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि वो ब्लू आई आई बन गए किंग के, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से क्या हुआ कि एक एक्ट पास हुआ, हमने हमें याद होगा कि 1694 में मैंने आपको बताया था कि एक एक्ट पास हुआ था, ट्राइएनियल एक्ट, अगर आपने जाके पढ़ा हो इसको। इसमें पार्लियामेंट की जो मुद्दत है वो 3 ईयर कर दी गई थी। यहाँ पे 1716 में इन्होंने एक्ट पास किया कि पार्लियामेंट हर 7 ईयर के बाद इसके क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। और रेयर एक्ट भी पास किया गया कि कोई भी आपके पास दोबारा जो है वो इकट्ठा नहीं हो सकता, अगेंस्ट रिवॉल्ट नहीं हो सकता, मजमा नहीं हो सकता। और जो मेन उस टाइम पे डेरिंग वाटर था, उसको क्या किया, जो रिवॉल्ट का मेन बंदा था उसको हैंग कर दिया गया आपके पास, ठीक है। सो ये अब आपके पास पहला इवेंट है। जॉर्ज वन आता है, उसके आते ही 1715 में जो पहला इवेंट होता है वो जैकोबाइट रिवॉल्ट्स होते हैं। अब इस पे जब आपका क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे कि व्हाट वाज जैकोबाइट रिवॉल्ट्स, व्हाट वाज द मेन इशू, कॉज ऑफ इशू क्या थी? कि जैकोबाइट्स थे, उनको दोबारा अपने जो बाप है उसकी तरफ से जो राइट था उसको वो दोबारा जो है वो क्लेम कर रहे थे और लड़ना चाह रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ, क्या क्या हैपनिंग्स हुई, आप बताएंगे कि जी टोरी पार्टी ने उनको हेल्प आउट किया, इंग्लैंड में भी रिबेलियन स्टार्ट हुई, स्कॉटलैंड में भी। उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन आप बताएंगे कि जी इंग्लैंड में भी उसको क्रश कर दिया गया और आपके पास स्कॉटलैंड में भी कर दिया गया। देन उसके बाद पोस्ट इफेक्ट्स आपके पास क्या है कि जिसमें टोरी पार्टी वीक हो गई, हनोवरियन सक्सेशन परमानेंटली यहाँ पे लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। देन उसके बाद क्या है कि जेम्स एडवर्ड वहां से आ गया आपके पास। उसके बाद क्या हुआ कि एक और साउथ सी कंपनी थी, टोरी लीडर हार्ले एस्टैब्लिश्ड द कंपनी टू ट्रेड विद अमेरिकन कॉलोनीज अंडर द ट्रीटी ऑफ ओट्रेज। ट्रीटी ऑफ ओट्रेज कब आई थी आपके पास? किसी ने नहीं ना पढ़ा जाके? स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन का एंड किस ट्रीटी पे हुआ था? अच्छा, कौन था लास्ट लेक्चर में? आबिद कौन, किस पे हुआ था? जो भी बताओ। क्या हुआ? जी 1713, और वो किसके एंड पे हुई थी? स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन पे, जिसपे क्या हुआ था कि जो स्पेनिश कॉलोनीज थी उन्होंने अमेरिकन सॉरी जो इंग्लैंड है इनको कहा था कि आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है जी। उस ट्रेड के नतीजे में जो टोरी पार्टी थी उसके लीडर बर्कले ने वहाँ पे एक कंपनी स्टार्ट की, जिससे क्या हुआ कि लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी।
एक बबल क्रिएट हो गया। ये ऑनलाइन में से कोई बताया जी, ट्रीटी ऑफ वुडब्रिज क्या थी, उसका रिजल्ट क्या निकला था आपके पास? ऑनलाइन वाले आपसे ज्यादा पढ़ते हैं। अच्छा, इसने क्या किया, नोबलियन सक्सेशन के नतीजे में आपके पास क्या स्टेप, इमरान पानी तो लेके आना। एक तो डिवाइन राइट ऑफ किंग जो है वो एंड हो जाता है आपके पास। दूसरा, पार्लियामेंट की पावर इंक्रीज होती है कि क्योंकि किंग को कौन लेके आता है आपके पास, पार्लियामेंट लेके आती है। ठीक है जी। उसके बाद जो जॉर्ज वन की यहाँ से इंग्लिश से जो एलियनेस है उससे क्या आपके पास होता है कि पार्टी सिस्टम इस्टेब्लिश होता है। ठीक है जी। अब जैसे आपके पास जब क्वीन एन आती है ना, तो वो क्या करती थी, उसने ये प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया था कि जो पार्लियामेंट में मेजोरिटी होती थी उस टाइम पे विग्स की थी, तो वो वहां से अपने जो एडवाइजर्स हैं कैबिनेट मेंबर्स उनको चूज करती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जॉर्ज वन को तो इंग्लिश आती नहीं थी, सो इसका रिलायंस किस पे हुआ, पार्टी पे हुआ कि पार्टी जो मेजोरिटी में थी, और उस टाइम पे कौन सी थी आपके पास, विग्स मेन पावर थे। और विग्स में भी उसने क्या किया कि जो आपके पास एबल लीडर थे जिसे हम कहते हैं कैबिनेट, और कैबिनेट में जो फर्स्ट अमंग द इक्वल था उसको पीएम का ओहदा दे दिया गया। सो नोबलियन सक्सेशन के नतीजे में आपके पास ये सारी डेवलपमेंट्स होती हैं। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस बना गया, सुप्रीमेसी ऑफ विग स्टार्ट हो गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। पहला टाउनशेट था 1714 से 1716 तक, फिर 1721 में उसके बाद स्टैन हो पाया। ये भी आपके पास ये नहीं चलेगा ना, एसी। फिर उसके बाद वालपोल, और ये रहता है आपके पास 17 ऑलमोस्ट 40 तक, इसकी जो है वो 1745 तक ये आपके पास रहता है। यानी आपके पास जब तक 1760 जॉर्ज टू नहीं आता उस टाइम तक इनकी सुप्रीमेसी जो है वो बरकरार रहती है। उसके बाद जैकोबाइट्स की रिवॉल्ट जो है वो एंड हो जाती है। देन उसके बाद रिलीजियसली क्या हुआ कि ये जो जॉर्ज वन आए तो विग्स आए, तो विग्स क्या करते थे कि इन्होंने ये रिलीजियसली टॉलरेंट थे टुवर्ड्स कैथोलिक। ये हर साल एक एक्ट था जिसका नाम था इंडेमनिटी एक्ट, वो पास करते थे, और जितने भी आपके पास नॉन कंफॉर्मिस्ट जिनको कहा जाता था कैथोलिक्स, उनकी सजा माफ कर देते थे। सो क्या हुआ कि एक पीस और टॉलरेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है आपके पास। उसके बाद क्या हुआ कि अब चूंकि हाउस ऑफ हैनोवर कहाँ पे था, ये यूरोप में था। ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि आपके पास इंग्लैंड जो यहाँ पे बाहर एक आइसलैंड था, इसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी इन द यूरोपियन पॉलिटिक्स। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो जैकोबाइट्स की रिवॉल्ट है उसमें जो फ्रांस का रोल था, उसने फ्रांस और इनकी जो दुश्मनी है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। जिससे क्या हुआ कि इसके बाद हम जितनी भी अभी इसके बाद इश्यूज देखेंगे उनमें मेन राइवल जो थे, एक साइड पे फ्रांस था और एक साइड पे इंग्लैंड था। उसकी जो मेन रीजन क्या थी उसके बैक स्टोरी पे, वो ये थी कि वो दोबारा उन जैकोबाइट्स को लेके आना चाहते थे या उनकी कॉज को सपोर्ट करना चाहते थे आपके पास। देन उसके बाद सुप्रीमेसी, अब विग्स स्टैब्लिश हो जाती है। अब विग्स ने क्या किया कि ये जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है इसको भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, इसमें भी अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट्स करना स्टार्ट कर दी। और इन अपॉइंटमेंट के नतीजे में क्या हुआ कि चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है अपनी जो उसकी सुप्रीमेसी है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आता है कि नोबलियन सक्सेशन पे लिखें या उसकी इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस, तो आप क्या लिखेंगे?
क्वेश्चन पास्ट पेपर में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है व्हाट वाज हनोवरियन सक्सेशन, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ हनोवरियन सक्सेशन ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। कि हनोवरियन क्या था, दोबारा अब सिंपल स्टोरी इसकी ये है कि जो लास्ट क्वीन थी एन वो चाइल्डलेस हो गई। अब वो चाइल्डलेस हो गई तो उसके आगे मसला हमारे सामने ये आया कि कौन जो आपके पास क्राउन है उसको लेगा या किसके पास जाएगा। सो जब सबसे सूटेबल हमें कैंडिडेट, दो रूल थे उसके लिए। एक तो ये है कि जो जेम्स सिक्स है या जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड, जो हमने जहाँ से स्टुअर्ट डायनेस्टी स्टार्ट होती है उसके डिसेंडेंट होना चाहिए। दूसरा क्या है कि उन्हें कैथोलिक नहीं होना चाहिए, उन्हें प्रोटेस्टेंट होना चाहिए। सो हमारे लिए जो सबसे सूटेबल कैंडिडेट लगा, जहाँ पे सोफिया इलेक्ट्रेस जो कि जेम्स वन की डिसेंडेंट भी थी और वो प्रोटेस्टेंट भी थे, हम उनको लेके आ गए। ठीक है, उनको लेके आते हैं तो जैकोबाइट्स की रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाती है। जैकोबाइट्स की रिवॉल्ट को एंड करते हैं तो उसके बाद हमारे सामने जो नवरिन सक्सेशन है उसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, देन उसके बाद उसकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड भी है। अब पॉलिटिकल क्या हुआ कि पार्लियामेंट ज्यादा स्ट्रांग हुई, लोग ज्यादा स्ट्रांग हुए आपके पास। देन उसके बाद आपके पास क्या हुआ कि जो डिवाइन राइट ऑफ किंग है ना वो फॉर गुड यहाँ पे एंड हो जाता है। जो किंग का रोल है वो यहाँ पे नॉमिनल रह जाता है कि किंग जस्ट क्या था कि मीटिंग्स को अटेंड करता था। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, पार्टी सिस्टम सिस्टम स्ट्रांग हुई, उसमें कैबिनेट सिस्टम आया, उसमें ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर यहाँ से इस्टेब्लिश हुआ। तो इस तरह आपके पास ये जो एक पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री इंग्लैंड की वो सिर्फ हनोवरियन सक्सेशन की वजह से वो स्टार्ट होती है आपके पास। ठीक है जी। जी, क्वीन एन आपके पास जेम्स टू की बेटी थी, वो कैथोलिक था लेकिन ये प्रोटेस्टेंट थी। उसने दो शादियां की थी। ठीक है, पहली शादी से क्वीन एन और क्वीन मैरी थी। ठीक है, अब ये दोनों क्या थी, प्रोटेस्टेंट। ठीक है, जिसमें क्वीन मैरी की विलियम ऑफ द ऑरेंज जो कि हॉलैंड का था वो भी प्रोटेस्टेंट था, उसके साथ शादी हुई। दूसरी दूसरी शादी की उसने, पहले वो चाइल्डलेस था, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसके यहाँ एक बेटा पैदा हो गया। उसकी वाइफ जो थी वो पॉपिश थी, कैथोलिक थी। सो यहाँ के लोगों को लगा कि अब ये जो लाइन है फिर कैथोलिज्म की तरफ चल पड़ी है। सो उन्होंने उनके खिलाफ रिवॉल्ट कर दी है। उससे क्या हुआ कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन आई। फिर उसके बाद विलियम और मैरी ने इकट्ठे रूल किया। 1690s के अराउंड क्वीन मैरी जो है वो मर जाती है। फिर 1702 तक आपके पास क्वीन जो मैरी है वो सॉरी विलियम है वो अकेला रूल करता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि क्वीन एन आ जाती है। अब क्वीन एन का क्या था, प्रोटेस्टेंट था, अगर उसके बेटे पैदा हो जाते चाहे बच्चे आ जाते तो ठीक है, वो मामला ठीक था, लेकिन वो भी चाइल्डलेस हो गई। अब यहाँ पे इशू आ गया हमारे पास। क्वीन एन नेचुरली आती है, यानी वो रूल सेट कर दिया एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कि पहले आपके पास क्वीन जो है वो ये विलियम आएगा, अगर इनके बच्चे होंगे तो वो आएंगे, फिर उसके बाद बच्चे नहीं होते फिर आपके पास क्वीन एन आएगी, फिर क्वीन एन के बच्चों से ये सिलसिला जो है वो आगे चलता रहे। लेकिन मसला क्या आया, क्वीन एन जो है उसके बच्चे नहीं हुए। फिर हमने दोबारा अपने रूल्स को अप्लाई किया। रूल्स हमने दो लिखे थे। एक हमने यह कहा कि वो जेम्स जो सिक्स है या जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड उसके डिसेंडेंट होने चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल ये था कि वो आपके पास प्रोटेस्टेंट होने चाहिए। सो उसके लिए जो सूटेबल कैंडिडेट लगा वो था इलेक्ट्रेस ऑफ सोफिया, जो जेम्स सिक्स की या जेम्स वन की डिसेंडेंट भी थी और प्रोटेस्टेंट भी थी। सो वहां से ये हनोवरियन सक्सेशन, चूंकि वो हाउस ऑफ हनोवर था, वहां से उसके नाम से हमारी हाउस ऑफ जो हनोवरियन सक्सेशन है वो स्टार्ट हो गई। क्लियर यहाँ तक समझ आ गई? कौन बताओ अफसर। हाँ जी सिस्टर। और ऐसे ही है। चलो, हम बच्चे नहीं हो रहे तो यही मसला, वो वहां पे ट्यूटर वालों को बच्चे नहीं हुए, एलिजाबेथ वन का यहाँ से स्टुअर्ट डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। हाँ, कौन? हम्म। मुसलमानों ने तो हरम रखे थे। अच्छा जी, उसके बाद यही है आपके पास सिग्निफिकेंस इसकी सारी।
हाँ जी, नींद आ जाती है। अब स्टोरी बना क्या, तो नाम था स्टोरी याद रखें ना। आप पहले स्टार्ट करें कि ट्यूडर आया, ट्यूडर के बाद आपके पास ये स्टूवर्ड्स आए। स्टूवर्ड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्यों हुई? एक साइड पे जेम्स टू के फॉलोअर थे और एक साइड पे सारी पार्लियामेंट थे। अब उसमें देखें क्लेम्स क्या थे। क्लेम्स ये थे कि वो कैथोलिज्म नहीं चाहते थे, ये प्रोटेस्टेंटिज्म लेके आते थे। सो उनके दरमियान वॉर हुई नहीं एक्चुअली, वो भाग गया और वहां से ग्लोरियस रेवोल्यूशन आ गई। उसका आउटकम क्या निकला कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो आपके पास वहां पे एस्टेब्लिश हो जाती है। सिविल वॉर उससे पहले हुई थी, क्रोमवेल वाले एरा में। आप आपस में बैठ के डिस्कस किया करें ना इसको। पिछला टॉपिक है, आधा घंटा बंदा 20-30 मिनट पहले आ जाता है, फिर इसको डिस्कस कर। जी, हसनैन सो रहे हो नहीं सर कि समझ आ रहा है? पहले यस आप सर आपसे पूछ के क्या करना है। नहीं सर अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ कि ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इस टाइप को बंद करना है। कि ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की हिस्ट्री क्या है यहाँ पे। सबसे पहले क्या था कि हमने पढ़ा था कि जब हाउस ऑफ प्लेंटेगनेट था कि वहाँ पे यॉर्कशिर थे और लैंकास्टर, जो हाउस ऑफ लैंकास्टर था वो आपके पास वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये क्रोमवेल और उनके दरमियान लड़ाई होती है तो उसमें आपके पास दो पार्टीज आई। पहली पार्टी क्या थी आपके पास, वो जो किंग को या चार्ल्स वन को क्या कर रहे थे आपके पास, सपोर्ट कर सर रहे थे, स्क्रीन जिनको शेयर कर दें। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ कि जब चार्ल्स वन और उनकी आपस में लड़ाई चल रही थी तो उसमें कुछ क्या थे कि जो किंग को सपोर्ट कर रहे थे, जिनको नाम दिया गया रॉयलिस्ट और कैवलरी सपोर्टेड किंग चार्ल्स। ये कुछ क्या थे कि किंग चार्ल्स वाली साइड पे थे और कुछ क्या थे कि उसके बाद जो किंग चार्ल्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिनको क्या किया कि राउंड हेड्स का नाम दिया। लेकिन ओरिजिनली कब ये आपके पास आती है 1649 में, जब एक आपके पास लीडर था शाफ्टफोरी, जिसने एक बिल पेश किया जिसमें उसको उन्होंने कहा कि जो जेम्स टू है उसको जो आपके पास जो थ्रोन है उसको एक्सीड ना करने दिया जाए, जिसका उन्होंने नाम दिया पिटिशनर्स, जिनको नाम दिया जाता है रिबल्स का या विग्स का। ठीक है, कि जब उन्होंने कहा कि जेम्स टू क्या था वहां पे, चूंकि वो क्या था कैथोलिक था, तो एक लीडर था बिग पार्टी का या जिसे हम रेबल्स भी कहते हैं, उन्होंने ये बिल पेश किया कि जो किंग है इसको जो थ्रोन पे है वो नहीं आने दिया जाएगा और इसको नाम दिया गया बिग्स का। दूसरी साइड पे क्या थे कि डेनबे अपोज द बिल वर टू बी कॉल्ड एज अबोरर्स, टॉरीज या हाईवेमैन और डेकेट्स, कि जिन्होंने उसको अपोज किया उनका नाम यहाँ से आपके पास आता है। अब इनकी पॉलिसीज जो है वो वेरी करती थी।
जो आपके पास विक्स थे वो लिबरल इन नेचर थे, ठीक है जी, जिसमें वो डिवाइन आर्ट ऑफ किंग पे बिलीव नहीं करते थे, रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते थे। देन उसके बाद ये इंपीरियलिस्टिक इन नेचर थे कि पूरी दुनिया पे ये क्या कहते थे, ब्रिटेन की पावर एंड प्रेस्टीज को क्या करना चाहते थे, इनहेंस करना चाहते थे आपके पास। लेकिन जो टॉरीज थे वो एक रिलीजियस टॉलरेंस पे भी बिलीव नहीं करते थे। देन उसके बाद इन्होंने डिवाइन राइट ऑफ किंग को भी बिलीव किया। देन ये क्या कहते थे कि जो विद इन द कंट्री उन पॉलिसीज को ये क्या करते थे, सपोर्ट करते थे आपके पास। जिसमें हमने जो जॉन लॉक को पढ़ा था, यानी जॉन लॉक ने जो लिबरल डेमोक्रेसी और उसके बाद ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, सिविल राइट्स, ये सारी रिलीजियस टॉलरेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये सारी उसने विक्स को सामने रखते हुए आपके सामने लिखी थी, ठीक है जी। जो लॉक की राइटिंग पे इन्फ्लुएंस है वो विक्स का है, यहाँ से जॉन लॉक की फिलॉसफी आपकी निकली है, जिसमें टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, जिसमें वो बताता है कि आपके पास लिबरलिज्म होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, देन उसके बाद डेमोक्रेसी होनी चाहिए। लेकिन और ने क्या लिखी थी, लेवायथन, जिसका मतलब था मॉन्स्टर, जो कि बेसिकली डिवाइन राइट ऑफ किंग या एब्सोल्यूट सॉवरन या जेम्स टू को सपोर्ट करने के लिए उसने लिखी थी, ठीक है जी। उसके बाद विक फेवर्ड रिलीजियस टॉलरेंस व्हाइल टॉरीज वांटेड टू अपहोल्ड एंग्लिकन चर्च, ठीक है जी। विक्स बिलीव्ड इन द रूल ऑफ लॉ, टॉरीज वांटेड टू रिस्टोर डिवाइन राइट ऑफ किंग। विक्स वांटेड टू मेक मिडिल क्लास व्हाइल टॉरीज जो थे आपके पास लैंडलॉर्ड थे। विक्स क्या थे, छोटे छोटे जिनके बिजनेसेस थे, छोटे छोटे कमर्शियल इंटरेस्ट थे, वो क्या कहते थे कि मिडिल क्लास को क्या किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए आपके पास। जबकि टॉरी जो कंजर्वेटिव्स थे या जो डिवाइन राइट ऑफ किंग पे बिलीव करते थे, वो क्या चाहते थे कि वो लैंड लॉर्ड्स यानी बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स उनको लेके आया जाए वहां। उसके बाद क्या हुआ कि आपकी फॉरेन पॉलिसी मैंने आपको बता दिया कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहते थे कि पूरी दुनिया में अपना जो वेक्स है वो उसमें उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, जबकि जो टॉरीज थे वो ब्रिटेन को एट होम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो फैसिलिटेट करना चाहते थे। उसके बाद क्या हुआ कि जेम्स टू वेक्स ने अपोज किया, टोरी ने फेवर किया, बट ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने क्या किया था, कंबाइन किया था बोथ पार्टीज को, ठीक है जी। इन दोनों ने, हमने जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन पढ़ी थी, आप देखें वो वाले इवेंट इस तरह आपके साथ रिलेट होंगे। ग्लोरियस रेवोल्यूशन में क्या था कि विग्स और टोरीज दोनों ने मिलकर क्या किया कि इसको सपोर्ट किया था, जो विलियम थ्री था। विलियम थ्री और मैरी फेवर्ड द पार्टीज बट टोरीज वन द इलेक्शन इन 1700 ड्यू टू अग्रेसिव पॉलिसीज ऑफ विलियम, ठीक है जी। दोनों पार्टीज को फेवर किया, लेकिन उसके बाद 1700 में आपके पास जो है वो ये टॉरीज वन कर जाते हैं, और क्वीन एन भी जो है इसको सपोर्ट करती है, क्योंकि क्वीन एन ने भी कोशिश की थी अपने रेन के दरमियान कि वो दोबारा डिवाइन राइट ऑफ किंग को लेके आना चाहती थी, और इस तरह टॉरीज ने क्वीन एन की जो है सपोर्ट उसको जीत लिया, जिसके नतीजे में दो क्लब्स बने, एक क्रिकेट क्लब था और एक अक्टूबर क्लब था, जिसमें दोनों पॉलिटिकल जो पार्टीज थी अपनी अपनी उसमें बैठ के डिस्कशन करती थी, जो एक विग्स के लिए था और एक आपके पास जो है वो जो ये टॉरीज या कंजर्वेटिव थे, यानी विग्स लिबरल, टॉरीज कंजर्वेटिव। लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे भी थे जो बाद में अपनी साइड चेंज करते गए, जिसमें हमने कहा था कि जब ड्यूक ऑफ मेलब्रो का मैंने ग्लोरियस रेवोल्यूशन में आपको बताया था कि वो क्या था कि पहले वो टॉरी था, यानी वो जेम्स टू की साइड पे था, लेकिन उसने एंड पे क्या किया कि अपनी साइड को चेंज कर लिया और विक्स की साइड पे चला गया, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि वो जेम्स टू वहां से भाग गया, और ये जो उसके पार्लियामेंटेरियंस थे ये इजीली जो अपनी वॉर है, विलियम थ्री के जो सपोर्टर थे, ये इजीली वॉर जो है वो जीत गए। अब हनोवरियन सक्सेशन का मैंने आपको बता दिया कि हनोवरियन सक्सेशन में आपके पास क्या था कि विक्स ने सपोर्ट किया था, सो विक्स क्या थे कि एक प्रोमिनेंट पार्टी आपके पास बन के आ गई। जॉर्ज, उसके बाद आपके पास जॉर्ज थ्री आएगा, वो क्या था, एब्सोल्यूट रूलर था, उसने पर्सनली अपने रूल को स्ट्रॉन्ग किया, दोनों पार्टीज को उसने क्या किया कि साइड लाइन कर दिया। हाँ जी, उसने क्या किया कि पहले वो टॉरी था, यानी डिवाइन राइट ऑफ किंग पे वो बिलीव कर रहा था, लेकिन बाद में उसने अपनी साइड चेंज करके वो क्या हुआ, विग बन गया, और एज अ रिजल्ट उसके नतीजे में चेंज हो गया। यानी ये आपको एग्जांपल दिया है, कुछ लीडर्स दरमियान में विग और टॉरी साइड चेंज भी करते रहते थे जी। ड्यूक ऑफ मार्लबरो था, वहां पे उस टाइम पे फोर्सेस को लीड कर रहा था जेम्स टू की, ठीक है। और 1832 में आपके पास जो विग्स हैं वो लिबरल बन गए, और टॉरी जो है आपके पास कंजर्वेटिव बन गए।
और 20th सेंचुरी में जब क्वीन विक्टोरिया आती है तो तीसरी पार्टी आती है जिसे हम लेबर पार्टी के नाम से जानते हैं। अब पहले क्या थे आपके पास, जब हेनरी वाला टाइम था, ट्यूडर और लैंकेस्टर थे, या जो सॉरी लैंकेस्टर और यॉर्कशायर थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पार्टी की डिवीजन किस बेस पे हुई, जो डिवाइन राइट ऑफ किंग को सपोर्ट करते थे और जो नहीं करते थे, जिसमें एक साइड पे आपके विग्स आ गए और एक साइड पे आपके टॉरीज आ गए। जो विग्स थे वो बिलीव नहीं करते थे डिवाइन राइट ऑफ किंग पे, और जो टॉरीज थे उस पर बिलीव करते थे। सो पहली डिवीजन यहाँ से क्रिएट हुई। सो वहां से हमने उनको नाम दिया विग्स का और टॉरीज का। फिर उनकी अपनी पॉलिसीज डिफरेंट थी, जिनमें विग्स जो थे वो ज्यादा लिबरल थे आपके पास। उसके बाद वो रिलीजियस टॉलरेंस पे बिलीव करते थे, डिवाइन राइट ऑफ किंग पे नहीं बिलीव करते थे। देन उसके बाद पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म पे बिलीव करते थे। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके पास क्या होता है कि जो टॉरीज हैं वो बिल्कुल उसके अपोजिट थे। ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद ज्यादातर फेवरेट जो है वो टॉरी पार्टी रहती है, लेकिन जैसे ही नोवरियन सक्सेशन आती है तो विग्स जो है वो सुप्रीम या ब्लू आइड बर्ड बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको सपोर्ट किया था। ठीक है, टॉरी उसके साइड अपोजिट साइड पे थे, या जो आपके पास कंजर्वेटिव थे वो जेम्स वाली साइड पे थे। वो जैकोबाइट्स को दोबारा लेके आना चाहते थे, जबकि आपके पास ये जो विग्स थे इन्होंने ओपनली नोवरियन सक्सेशन को क्या किया, सपोर्ट किया। सो यहाँ से विग पार्टी की या सुप्रीमेसी या ओलिगार्ची जो है वो 1760 तक कायम रहती है। फिर उसके बाद 1832 में जो विग्स हैं उनको लिबरल का नाम दे दिया जाता है, जो टॉरी है उनको कंजर्वेटिव का नाम दिया जाता है। और 20th सेंचुरी यानी 1900 के अराउंड आपके पास तीसरी पार्टी आती है, लेबर पार्टी। अगर इस पे क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इस तरह करना है कि वहाँ पे वट पहले आपने बताना है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती क्या है। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ बॉडी विच इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर कॉमन पॉलिटिकल पर्पसेस। ठीक है जी, टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर क्लास। आप ये बताएंगे, फिर आप बताएंगे कि देयर आर थ्री पॉलिटिकल पार्टीज, मेन पॉलिटिकल पार्टीज इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, जिसमें विग्स हैं, टोरी है और लिबरल है। फिर आप विग्स एंड टोरीज की हिस्ट्री को लेके आएंगे, फिर उसमें साथ साथ बताएंगे कि अच्छा पहले जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन से पहले क्या सीन था, ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद क्या सीन हुआ। फिर नोवरियन सक्सेशन में आप बताएंगे कि वहां पे इन पार्टीज की क्या नेचर थी। देन उसके बाद 1830 में आप फाइनली बताएंगे कि जो विग पार्टी है वो लिबरल हो गई, उसके बाद जो टॉरीज हैं वो कंजर्वेटिव हो गए, और विक्टोरियन एरा में आपके पास तीसरी पार्टी जो है वो आती है। आर वो क्लियर? कोई मुश्किल बात बताइए। हैं? हंस रहे हो? लेबर। उसके बाद ही अगला रूलर आपके पास नोवरियन सक्सेशन में जॉर्ज टू साहब आते हैं। सेवनटीन 27 में जॉर्ज वन जो है वो मर जाता है। उसके बाद आपके पास जॉर्ज टू जो है वो ओवरटेक करता है, जो जॉर्ज वन का बेटा होता है, और 44 ईयर की एज में इसको क्या करता है, थ्रोन को एक्सीड करता है। जी, जॉर्ज वन का। अब ये उनकी लाइन चल रही है, जॉर्ज वन, अब ये आपके पास क्या हुआ, जॉर्ज टू। अब ये क्या था कि चूंकि इसका यूथ जो है वो इंग्लैंड में गुजरा था, तो इसको क्या थी कि अच्छी कमांड थी इंग्लिश में एज कम्पेयर टू हिज फादर। इसके दरमियान जो मेजर इवेंट हुए थे उसमें आपके पास 1745 की जैकोबाइट की रिवॉल्ट हुई थी, वॉर ऑफ जेंकिंस एयर हुई थी, देन उसके बाद 7 ईयर वॉर हुई थी। तो इसको हम इन डिटेल अभी पढ़ते हैं। जैकोबाइट रिवॉल्ट रिवॉल्ट क्या हुई कि चार्ल्स एडवर्ड, जो जेम्स एडवर्ड का बेटा था, उसने क्या किया कि वो दोबारा जेम्स टू का बेटा था, जेम्स एडवर्ड, जिसने कौन सी जैकोबाइट रिवॉल्ट को देखा, 1715 वाली। अब उसका जो बेटा चार्ल्स एडवर्ड था, उसने क्या किया कि 1745 में जॉर्ज टू के अगेंस्ट दोबारा फोर्सेस को क्या करना, राइज करना स्टार्ट कर दिया। अब चेन आप जैसे बनाते जाएंगे आपको वैसे याद रहेगा कि नोवरियन सक्सेशन आई, नोवरियन के में पहली क्या रिवॉल्ट हुई, जैकोबाइट्स रिवॉल्ट हुई। दूसरा क्या हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे डेवलप हुई। ठीक है जी। तीसरा हमने इसमें क्या पढ़ा कि हमने थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज का ओरिजिन भी देख लिया, कि जब आपके पास
ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन के पीछे उनका क्या हालत थी और ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद उनका क्या सीन था। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके पास क्या हुआ कि जॉर्ज वन जो है 1727 में मर जाता है और उसका बेटा जॉर्ज टू आता है। जॉर्ज टू के टाइम पे मेजर इवेंट्स तीन थे, एक जैकोबाइट रिवॉल्ट थी, एक वॉर ऑफ जंकन था और एक 7 ईयर वॉर थी। ठीक है जी। इंग्लैंड में क्या हुआ कि ऑस्ट्रियन इसके साथ था, वहां पे एक वॉर ऑफ सक्सेशन जो है वो कौन बताएगा, नहीं वैसे कौन बताएगा, चार्ल्स एडवर्ड ने क्यों 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 रिवॉल्ट किया। चार्ल्स एडवर्ड का बाप कौन था, जेम्स एडवर्ड। जेम्स एडवर्ड का बाप कौन था, नहीं चार्ल्स एडवर्ड का ये जो है इसका जेम्स एडवर्ड था इसका बाप। जेम्स एडवर्ड का बाप कौन था, जेम्स टू। जेम्स टू की पार्लियामेंट के साथ क्या लड़ाई थी, सर वो ये इंटॉलरेंट थे और वो पार्लियामेंट वाला रूल लेकर आना चाहते थे। हाँ तो ये मतलब तो ये हाँ जेम्स टू क्या था कि वो कैथोलिक था प्लस कैथोलिज्म को दोबारा यहाँ पे लेके आना चाहता था। ठीक है, उसके जो फॉलोअर्स हैं जेम्स के उनको कहते हैं जैकोबाइट्स। 1715 में उसके बेटे जेम्स एडवर्ड ने उनको क्या किया, लीड किया। फिर वो क्या हुआ कि हमने अभी लास्ट पढ़ा है कि वो भाग गया था फ्रांस। फिर उसका बेटा आता है चार्ल्स एडवर्ड जो 1745 में दोबारा उन जेम्स के जो फॉलोअर्स या डिवाइन राइट वाले बिलीवर थे उनको खड़ा करता है और उनके अगेंस्ट क्या कहता है, वॉर पे जो है वो करता है, तैयार करता है। जी जॉर्ज वन के टाइम पे जेम्स का बेटा था, जेम्स टू का। अब सुन लो, जॉर्ज वन के टाइम पे जेम्स टू का बेटा था। ठीक है, उसके बाद वो था जेम्स एडवर्ड। जॉर्ज टू के टाइम पे जेम्स एडवर्ड का बेटा था जिसका नाम था चार्ल्स एडवर्ड। यानी ग्लोरियस रेवोल्यूशन में जेम्स टू, जॉर्ज 1751 की 1715 की जो जैकोबाइट्स रिवॉल्ट है उसमें जेम्स टू का बेटा जेम्स एडवर्ड, उसने उसी उन्हीं कॉजेज की बेस पे वॉर लड़ी। फिर जॉर्ज टू के टाइम पे किसने लड़ी, जो उसका बेटा चार्ल्स एडवर्ड था, जो बेटा था जेम्स एडवर्ड का। यानी उनकी उनकी भी एक लाइन चली आ रही है जो ये चाहते थे कि क्राउन या थ्रोन जो है हमें वापस कर दिया जाए। ऐसा अगर आप कोई एक फैमिली ट्री वगैरह सामने बोर्ड पे बना दें तो वो इंफेक्टेड हो जाएगी माइंड में हमेशा। ये सर नेम जो है वो बहुत ही नाम बदलते हैं यार इजी सीन है। अच्छा हम सीधा ग्लोरियस रेवोल्यूशन पे चलते हैं, उसके आगे बात नहीं करेंगे, उससे पीछे आपने याद भी नहीं करना। ग्लोरियस रेवोल्यूशन में जेम्स टू था, ये डिसेंडेंट किसका था, स्टुअर्ट डायनेस्टी का। ठीक है, अब ये क्या था आपके पास, कैथोलिक था। ठीक है, इसकी जो बेटी थी क्वीन मैरी एंड एन, ये क्या थी आपके पास, दोनों प्रोटेस्टेंट। ठीक है, उसके बाद इसका जो दूसरा बेटा था वो था जेम्स एडवर्ड, इसका बेटा था आपके पास चार्ल्स एडवर्ड। ठीक है, अब इसके साथ क्या हुआ, इसकी शादी हुई थी विलियम से, हॉलैंड वाला, हॉलैंड वाला विलियम ऑफ ऑरेंज। स्कॉटलैंड से तो ये आए थे ना, स्टुअर्ट्स वाले आए थे। ठीक है, ठीक है, यहां से इन्होंने कहा जहां पे जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन का रिजल्ट आता है ना, वो कहते हैं कि जो किंगशिप है वो इधर जाएगी। ठीक है, जिसमें क्वीन मैरी है, फिर एन है, फिर इनके क्या होंगे बच्चे। क्वीन मैरी के बाद कौन आई, क्वीन एन। क्वीन एन क्या हो गई, चाइल्डलेस, यानी इसके कोई बच्चे नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने देखा कि ये जो आपके पास इनका फोर फादर था जेम्स वन, जिससे स्टार्ट हुई थी स्टुअर्ट डायनेस्टी, उसमें देखते हैं कि जो इसका डिसेंडेंट भी हो प्लस जो क्या हो प्रोटेस्टेंट हो। तो बात कहाँ पे रुकी, हाउस ऑफ हैनोवर पे गई। सोफिया इलेक्ट्रस का जो बेटा था ना जॉर्ज, वो एक तो इसके डिसेंडेंट भी थे
और दूसरा क्या थे आपके पास, प्रोटेस्टेंट भी थे। ठीक है, सो यहां से जॉर्ज वन आ जाता है। अब जेम्स एडवर्ड इसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। और जॉर्ज वन किसका बेटा है? ये हाउस ऑफ हैनोवर था, सोफिया का बेटा है, सोफिया सोफिया। उसका बेटा था। और उसका बाप कौन था, या उसके जो फोर फादर थे वो आपके पास स्टूवर्ट डायनेस्टी में जाते थे। ठीक है, समझ आ रही है अब? बिल्कुल आ रहा है। अब ये क्या हुआ कि जॉर्ज वन आता है यहाँ पे, इस साइड पे क्या था कि ये थे कैथोलिक्स। ठीक है, इन्होंने इसके अगेंस्ट लोगों को इकट्ठा करके रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसको नाम दिया उन्होंने जैकोबाइट रिवॉल्ट्स। इसको क्या किया कि यहीं पे हमने 1715 में हरा दिया। लेकिन इसका बेटा क्या था, चार्ल्स एडवर्ड अभी जिंदा था। अब यहाँ पे ये भाई साहब मर जाते हैं 1727 में, और इसकी जगह आ जाता है जॉर्ज टू। तो ये क्या करता है, ये दोबारा अपनी फोर्सेस को इकट्ठा करता है और यहाँ से दोबारा सेकंड जैकोबाइट रिवॉल्ट जो है वो, यानी जैकोबाइट मींस द फॉलोअर ऑफ जेम्स टू, खड़े हो जाते हैं और ये आपके पास क्या कहते हैं कि उसको कर लेते। अब समझ आई? यार नाम इसमें कितने हैं, एक जेम्स टू है यार देखो, मैं दोबारा हेनरी ट्यूडर, वहां से आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। लास्ट उसकी जो रूलर थी वो एलिजाबेथ वन थी, वो उसका बच्चा कोई नहीं होया, वो बात खत्म हो गई बिल्कुल, वो डायनेस्टी खत्म हो गई वहां। लेकिन जिस तरह सोफिया थी ना, इसी तरह उनकी एक मार्गरेट ट्यूडर थी, जिसकी शादी हुई थी स्कॉटलैंड में, और उसका बेटा था जेम्स सिक्स, यानी उस टाइम पे स्कॉटलैंड पे रूल कर रहा था। ठीक है, जैसे चले मैं और आपको आसान, ये जनाब एसन है, इंग्लैंड इसने बनाया। ठीक है जी, इसके आगे बच्चे आते हैं सारे। जो इसका लास्ट बच्चा होता है ना, ये बेटी होती है एलिजाबेथ, उसका कोई आगे औलाद नहीं थी। ठीक है, औलाद नहीं थी, और इसको नाम हमने क्या कर दिया, चूंकि इसके एरिया जहां से आया था, स्टूवर्ट से आया था, तो इसको हमने स्टूवर्ट डायनेस्टी का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये बच्चा कोई नहीं है, अब हमें देखना है कि क्राउन किधर जाएगा। सो हमें मिली इस इनकी फैमिली ट्री में एक मार्गरेट ट्यूडर। सॉरी, ये आपके पास ट्यूडर आएगी, हेनरी ट्यूडर, मार्गरेट ट्यूडर आई आपके पास। उसकी शादी हुई थी स्कॉटलैंड में, और वहां पे कौन सी डायनेस्टी चल रही थी, स्टुअर्ट, यानी इसी तरह का एक खानदान चल रहा था। ठीक है, और वहां पे उस टाइम पे उस खानदान का जो रूल कर रहा था वो जेम्स सिक्स था, यानी जेम्स 1 2 3 6। सो उन्होंने कहा कि ही इज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू टेक द थ्रोन। वो आया और उसने स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड दोनों का थ्रोन जेम्स वन के नाम से कर लिया, और यहाँ से स्टुअर्ट डायनेस्टी इंग्लैंड में जो है वो स्टार्ट हो जाती। इसके आगे क्या हुआ कि आपके पास चार्ल्स वन आता है, इसका बेटा। फिर चार्ल्स वन और उसकी क्या होती है, पार्लियामेंट के साथ लड़ाई हो जाती है। फिर उसको क्या करते हैं, चार्ल्स टू को दोबारा लेके आते हैं। चार्ल्स टू के बाद आपके पास जेम्स टू आता है, जो कि आपके पास क्या था, कैथोलिक। ठीक है, यानी दूसरी डायनेस्टी स्टार्ट। ये उनके आगे देखें, आपके पास पहला कौन है, जेम्स वन है। जेम्स वन के बाद उसका बेटा चार्ल्स वन है। चार्ल्स वन का बेटा कौन है, चार्ल्स टू है। चार्ल्स टू के बाद क्या है आपके पास, जेम्स टू। यहाँ से आगे वो सारी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पहली ट्यूडर, दूसरी स्टुअर्ट, तीसरी हैनोवरियन। अब इनका एंड कैसे हुआ कि क्वीन एन के पास बच्चे नहीं थे। सो हमने दोबारा वही फार्मूला लगाया जो हमने ट्यूडर्स में लगाया था कि देखो, लेकिन यहाँ पे एक ये था कि हमने साथ में प्रोटेस्टेंट भी देखनी है। सो वहां से आपके पास हाउस ऑफ हैनोवर पे हम रुके, और वहां से आपके पास क्वीन एन वाला तो रिपीट करें, क्वीन एन का क्या हुआ? क्वीन एन ने किससे शादी की? ये ट्यूडर डायनेस्टी आपके पास। ट्यूडर में पहला कौन था, हेनरी सिक्स, और लास्ट कौन था आपके पास,
एलिजाबेथ 1, ठीक है। ये क्या हुई आपके पास, चाइल्डलेस। इनके खानदान की एक बेटी जो है ना, यहाँ पे स्कॉटलैंड में स्टुअर्ट डायनेस्टी थी, उधर उसकी शादी हुई थी, ठीक है। और उसमें से जो अभी वहां पे रूल कर रहा था ना, वो उस शादी में से वो जेम्स 6 था, ठीक है। उसको क्या किया गया कि उसको क्राउन दे दिया गया, और वहां से आपके पास कौन सी स्टुअर्ट डायनेस्टी स्टार्ट हुई। फिर इसमें आते 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 आपके पास हम जेम्स 2 तक पहुंच गए, यानी इसका बेटा चार्ल्स 1, फिर चार्ल्स 2, और उसके बाद तीसरा रूलर आया जेम्स 2। यहाँ पे मसला बन गया कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स का, जिसकी बेस पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन लड़ी गई थी। प्रोटेस्टेंट जो थे आपके पास वो थी क्वीन एन मैरी, एंड मैरी की शादी किससे हुई थी आपके पास, विलियम 3, जो कि हॉलैंड में था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि इसका जो आपके पास जेम्स एडवर्ड था, और आपके पास क्या हुआ कि चार्ल्स एडवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये क्वीन एन जो है, इन्होंने कहा पहले मैरी के पास जाएगा, फिर क्वीन एन के पास जाएगा, फिर उसके बच्चों के पास जाएगा, लेकिन ये क्या हुई, चाइल्डलेस हो गई यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या हो गया, रुक गया। फिर हमें फार्मूला लगाना पड़ा कि हम देखें कहाँ पे। सो हमने देखा कि ये जो जेम्स की डिसेंडेंट है ना, एक इस खानदान की एक जो लड़की है, उसकी शादी हुई है उधर हाउस ऑफ हैनोवर में, ठीक है। और उसका बेटा क्या है, जॉर्ज 1। सो हमने कहा कि आप इधर आ जाओ और आप जो क्राउन है उसको ओवरटेक। आप समझ आए, ठीक है। 3 खानदानों ने रूल किया है ऑन ब्रिटेन। फर्स्ट वन ट्यूडर, देन स्टुअर्ट, देन उसके बाद हैनोवर। क्लियर। अब पूरा जो 1903 तक चलेगा ना, वो हाउस ऑफ हैनोवर ही चलेगा 1903 तक। हाँ जी, क्लियर है। ये और है कोई, इनका नहीं मुझे आइडिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ये 3। बिल्कुल क्लियर है। जेम्स 2 कौन था, ट्यूडर था, स्टुअर्ट था? तो जेम्स स्टुअर्ट। अच्छा, उसके जो प्रोटेस्टेंट बेटे थे वो कौन कौन थे? सर ये एडवर्ड, चार्ल्स एडवर्ड, और उससे पहले जेम्स एडवर्ड। ठीक है। और उसके जो ये प्रोटेस्टेंट थे उसके, क्वीन एन से, वो जो जॉर्ज वाले प्रोटेस्टेंट थे। हाँ, जॉर्ज वाले प्रोटेस्टेंट। वो सर वो एन और बेटियां वो जो थी वो प्रोटेस्टेंट। हाँ जी, क्या कैथोलिक था, ठीक है। अच्छा, फिर हाउस ऑफ हैनोवर क्यों आया यहाँ पे? शादी हुई, एन के बच्चे नहीं हो रहे थे, और वहाँ पे जो प्रोटेस्टेंट था वो उधर वहाँ पे था, वहाँ से हाउस ऑफ हैनोवर या हैनोवरियन सक्सेशन स्टार्ट हो। सोफिया का बेटा है जॉर्ज 1, ठीक है। क्लियर। अब समझ आई नाम की? ये अभी भी नहीं आई तो फिर और इस पे कर लेते हैं यार। ये तो आप फैमिलीज का है ना, अभी तो इतना पंगा आपको बताया ही नहीं, अभी काफी चीजें मैंने इसको स्किप कर दी वहां से, सीधा सीधा बताया आपको, लेकिन जरूरत भी नहीं है ना आपको। क्वेश्चन अब ग्लोरियस रेवोल्यूशन पे आता है, वहां पे एक साइड पे जेम्स 2 है और दूसरी साइड पे आपका क्या है, वो जो विलियम ऑरेंज और उसकी क्वीन जो मैरी है। दूसरा क्वेश्चन आता है जी आपके पास, हैनोवरियन सक्सेशन की बात करें, उसमें क्या हमने नाम कितने पढ़े हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है कि जी आपके पास ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें। चौथा क्वेश्चन क्या है कि आपके पास वॉलपोल, रॉबर्ट वॉलपोल या पिट द एल्डर पे आ जाता है कि वो सारी किस तरह डेवलपमेंट्स हुई हैं। उसके अलावा उसमें और क्वेश्चन इसमें कोई नहीं है। अब ग्लोरियस रेवोल्यूशन में कितने नाम है? 3 नाम है। एक अपोनेंट जेम्स 2 है, और एक आपके पास क्या है कि जो विलियम ऑफ ऑरेंज और उसकी जो वाइफ है क्वीन मैरी, ठीक है। और उसके नीचे आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। सिंपल जितना रखेंगे ना आप उतना अच्छा समझ आएगा। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि उसने सोल्जर्स इकट्ठे करना स्टार्ट करते हैं। फ्रांस ने कहा कि हम आपको 15,000 सोल्जर देंगे, और उसने क्या किया, स्कॉटलैंड में गया, हाईलैंडर्स, वहां पे एक आर्मी का नाम था, ठीक है। वो उस आर्मी ने भी कहा कि हम भी आपको सपोर्ट करते हैं। और क्या हुआ कि इसको ईडनबर्ग, वहाँ पे एक मकाम है, वहाँ पे इसने लड़ाई लड़ी रॉयल आर्मी के अगेंस्ट। इसको क्या मिली, जो चार्ल्स एडवर्ड जिसको लीड कर रहा था, इसको सक्सेस मिली, ठीक है। और क्या क्या हुआ आपके पास कि ड्यूक ऑफ कम्बरलैंड को वहाँ पे भेजा गया स्कॉटलैंड में कि जाओ इनको जी खत्म करो, ठीक है।
उसने क्या किया कि इन सबको मार दिया और इस वजह से उसको बचर कम्बरलैंड कहा जाता है। यहाँ पे उसने इस जो रिवॉल्ट है इसको खत्म कर दिया गया और यहाँ से जो आपके पास जैकोबाइट रिवॉल्ट है फॉर वंस एंड ऑल ये खत्म हो गई। इसका नाम है जो इनकी फोर्सेस को क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, कि ड्यूक ऑफ क्यूम्बरलैंड जो है इसको भेजा था उसने चार्ल्स ने। ये आपके पास क्या जॉर्ज टू, इसकी फोर्सेस को कौन लीड कर रहा था, ड्यूक ऑफ कम्बरलैंड। लड़ाई कहाँ पे होती है, स्कॉटलैंड में होती है। उसको क्या है कि इनिशियल सक्सेस मिलती है चार्ल्स एडवर्ड को, लेकिन अल्टीमेटली जैकोबाइट फॉर वंस एंड ऑल। फिर एक और वार होती है आपके पास, वार ऑफ जंकनडेस, जिसमें हमने ट्रीटी ऑफ ओट्रिच में कहा था कि जो अलाउ किया गया था वन इंग्लिश शिप को कि वहाँ पे अमेरिका में जाके वहाँ पे ट्रेड कर सके। इंग्लिश ने क्या किया कि चूंकि इंग्लिश चीज़ों की वहाँ पे कॉलोनीज में, अमेरिकन कॉलोनीज में क्या थी, वहाँ पे ज़्यादा डिमांड थी। ठीक है जी, इन्होंने क्या कर दिया, स्मगलिंग स्टार्ट कर दी कि बजाय इसके कि ये एक शिप की बजाय ये माल उसमें चेंज करते, इन्होंने ज़्यादा शिप्स जो है वो भेजना स्टार्ट कर दिए। उसको क्या हुआ कि जो स्पेनिश थे उनको इस बात का पता चल गया। उन्होंने क्या किया कि उनका जो कैप्टन था जो इंग्लिश शिप का था जिसका नाम जंकन था, उसका कान काटा और उसको भेज दिया इधर वापस, ताकि इनके लिए एग्जाम्पल बन जाए। जी यार ये वार ऑफ जंकन एयर है, इनकी ना कॉलोनीज थी, ओवरसीज कॉलोनीज अमेरिका में। हमने ट्रीटी ऑफ ओट्रिच, अगर आप उसको जाके पढ़ेंगे ना, दोबारा लेक्चर वो लेंगे, उसमें उन्होंने कहा था कि वहाँ पे स्पेन की भी कॉलोनीज थी, देन उसके बाद आपके पास फ्रांस की भी थी, देन उसके बाद आपके पास इंग्लैंड की भी थी। सो जो ट्रीटी ऑफ ओट्रिच है उसमें ये मुआहदा हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक शिप इंग्लैंड वाले भेजेंगे, लेकिन इंग्लैंड वालों ने क्या किया कि एक से ज्यादा भेजना स्टार्ट कर दिए। सो वहाँ पे जो स्पेनिश अथॉरिटीज थी उन्होंने, जो उनका कैप्टन है जंकन, उसका कान जो है वो उसको काट के भेज दिया, जिसके नतीजे में ब्रिटिश जो है इन्होंने उनके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। लेकिन जो उस टाइम पे आपके पास वालपोल था, ये प्राइम मिनिस्टर था, इसने कोई इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करवाया। इस वजह से क्या हुआ कि आपके पास ये वॉर लूज कर गया। ठीक है जी, कि वहां पे क्या था कि अमेरिका में स्पेन की भी कॉलोनीज थी और आपके पास इंग्लैंड की भी कॉलोनीज थी। स्पेन की कॉलोनीज में क्या था कि ट्रीटी ऑफ ओट्रिच में कि हम एक शिप जो है वो इंग्लैंड वाले भेज सकते हैं। क्या उन्होंने जो शिप उन्होंने पकड़ा और आपके पास सजा के तौर पे उसका कान भेज काट के ना जंकन्स को वापस भेज दिया, जिसके नतीजे में इंग्लैंड ने स्पेन के खिलाफ वॉर शुरू कर दी। उस वॉर वो हार गया क्योंकि ये वॉलपोल उनका प्राइम मिनिस्टर था, वो उसमें ज्यादा ये आपके पास जैसे जॉर्ज वन आता है ना, तो वहां पे आपके पास विग ने उसको सपोर्ट किया था, प्लस ये था कि उसे पता ही नहीं था कि इंग्लिश जुबान क्या होती है। सो वहां पे आपके पास जो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा है या आपके पास ये इंस्टीट्यूट है, वो ज्यादा सुप्रीमेसी उसकी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसमें एक और इवेंट जो आता है, हमने दूसरा इवेंट कहा था कि वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन है, जिसमें क्या हुआ कि चार्ल्स वन, जो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रियन अंपायर है, ये छोटा सा यहाँ पे, इस पे जो रूलर इसका था वो था चार्ल्स वन। उसकी सिर्फ और सिर्फ डॉटर्स थी, लेकिन वहां पे लॉ क्या था कि आपके पास कोई भी जो ऑस्ट्रियन किंग है वो लड़की नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे उसके मसला क्या था, चार्ल्स वन जो था उसकी सिर्फ और सिर्फ डॉटर्स थी आपके पास, जिसमें उसने क्या किया कि एक एग्रीमेंट साइन किया विद जोसेफ वन, जिसको हमने नाम दिया प्रैग्मेटिक सैंक्शन का नाम दिया, कि आपके पास क्या होगा कि उसके मरने के बाद उसकी जो बेटियां हैं वो भी क्राउन को ओवरटेक कर सकती हैं या वहाँ पे क्वींस हैं वो बन सकती हैं, जिसमें जॉर्ज
2 के साथ उसने मिलके ये मुआहदा किया आपके पास। और उसके नतीजे में उसने क्या किया कि जब इनके साथ ये मुआहदा किया ताकि ये क्या करें कि अब वहाँ पे रूल क्या था कि ये फ्रांस है, ये स्पेन है और ये इंग्लैंड है। अब किसी ने भी कोई क्राउन पे बंदा बैठा है, किंग बना है या क्वीन बनना है, तो इसने क्या करना था, इस बात को मानना था। अगर ये उसको नहीं एक्सेप्ट करते तो इसका मतलब है कि वो इलेजिटिमेट था, वो आपके पास नहीं था, ट्रू किंगशिप नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया कि इसने जो ये चार्ल्स वन था, इसने इनके साथ भी ये मुआहदा किया, इनके साथ भी ये मुआहदा किया कि आप क्या करना कि आप मेरे बाद जो मेरी बेटियां हैं उनकी जो किंगशिप है उसको एक्सेप्ट कर लेना। और उसके नतीजे में उसने स्टेट इंटरेस्ट जो है वो उनको क्या कर दिया, कुछ अपने जो एरियाज थे वो यहाँ पे आपके पास फ्रांस को भी दिए, ग्रेट ब्रिटेन को भी दिए। और उसके नतीजे में उसने ये मामला कुछ ले दे के तय कर लिया कि मेरी बेटियों को आपने क्या करना है, क्राउन पे जाने दें। जिसके नतीजे में क्या हुआ कि उसकी जो बेटी थी 1740 में, मारिया थ्रेसा, सक्सीडेड बट वार ब्रोक आउट विद इन अ ईयर। सबसे पहले क्या था कि आपके पास फ्रेडरिक ग्रेट ऑफ प्रूशिया, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके साथ ही ये प्रूशिया है, ठीक है जी, ये ठीक है। इसने क्या कर दिया कि इसने कहा कि अब ये वीक है, उसने उस पर हमला कर दिया कि इसके अपने इंटरेस्ट थे। अब देखें यहाँ पे इसके साथ क्या कर रहा था कि यहाँ पे देखें ये आपके पास क्या था, प्रूशिया, इसके बॉर्डर किसके साथ लग रहे थे, एक मिनट, इसके बॉर्डर इसके साथ लग रहे थे। सेटलमेंट क्या होती है कि सेटलमेंट ये होती है कि आपके पास जो ऑस्ट्रिया है उसमें जो मारिया थ्रेसा बेटी है चार्ल्स वन की, वो किंग पे या क्वीन बन जाएगी, ये उसने उनके साथ मुआहदा कर लिया। लेकिन क्या हुआ कि जैसे वो आपके पास मरता है, मारिया थ्रेसा 1740 में आती है, तो ये आपके पास वॉर स्टार्ट होती है। क्यों? सबसे पहले जो प्रोशिया का किंग था उसके अपने इंटरेस्ट थे, उसने कहा कि ये वीक है, औरत है, ये संभाल नहीं पाएगी एम्पायर को, मैं इसके खिलाफ क्या करता हूँ, वॉर स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इलेक्टर ऑफ बाबरिया, सन इन लॉ ऑफ चार्ल्स, आल्सो क्लेम टू द हेयर। यहाँ पे आपके पास ये बाबरिया है, ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा ना आप इसको एरिया है। तो इसने क्या किया कि इसने भी कहा कि जो मैं हूं, रियल क्लेम जो है वो मेरा है यहाँ। सो इसने भी यहाँ पे अटैक कर दिया। उसके बाद फिलिप स्पेन वांटेड टू टेक बैक नेपल्स एंड मिलान। जो स्पेन था उसको क्या चाहिए था कि इससे नेपल्स और मिलान चाहिए था, उसने भी हमला कर दिया। ल्यूइस 14 जो था वो, उसकी पुरानी हिस्टोरिक ओल्ड एक राइवलरी चल रही थी हाउस ऑफ हैजनबर्ग, कि जो इनका हाउस था उसके अगेंस्ट, तो उसने भी क्या किया, वॉर स्टार्ट कर दी। ठीक है जी। यानी फ्रेडरिक ने क्यों किया, क्योंकि उसके बॉर्डर साथ लग रहा था, उसके अपने इंटरेस्ट थे। देन उसके बाद जो बाबरी है उसने क्या कहा कि चूंकि मैं चार्ल्स का रियल सन इन लॉ हूँ तो मेरा मेरा हक बनता है इस पे। ठीक है, उसने हमला कर दिया। देन उसके बाद फिलिप ने क्या किया कि उसको नेपल्स और मिलान चाहिए था, उसने भी हमला कर दिया। देन उसके बाद आपके पास लुइस 14 ने कर दिया। देन उसके बाद नेपल्स एंड मिलान इसके अंदर है। हाँ जी, उस टाइम पे इसका पार्ट था, पास्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रियन। उसके बाद इंग्लैंड में क्या हुआ कि इंग्लैंड चूंकि इसकी एनिमोसिटी थी विद स्पेन, इसने भी क्या कर दिया, इस वॉर में जो है वो हिस्सा लेना स्टार्ट कर दिया, पार्ट ऑफ द, चूंकि एनिमी ऑफ द एनिमी इज योर फ्रेंड। उसके बाद इसके क्या थी कि कोल्ड वॉर चल रही थी फ्रांस के साथ, जिस तरह हमने जंकनेर वाला पीछे वाला मामला देखा कि ओवर ट्रेड मोनोपोलीज इन अमेरिका, कि अमेरिका में इनकी अपनी आपस में मसले चल रहे थे। उसके नतीजे में क्या हुआ कि इंग्लैंड ने भी जंप इन कर लिया, और नतीजतन क्या हुआ कि फ्रांस कैप्चर्ड नेदरलैंड्स इन 1743, और उसने हनोवर और नेदरलैंड दोनों पे उसने क्या किया कि इनके दरमियान जब वॉर हुई तो उस पर कब्जा कर लिया। अब हनोवर पे बड़ी इंपॉर्टेंस थी। क्यों? जॉर्ज टू कहाँ से था, उसकी पेरेंट सिटी कहाँ से थी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसने डायरेक्टली इसमें कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा लेना स्टार्ट कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि जो रेड वाले हैं ये वो थे जो ऑस्ट्रिया के साथ थे, जिसमें आपके पास ये ग्रेट ब्रिटेन है, आयरलैंड है, उसके बाद ऑस्ट्रियन मोनार्की है, और ये आपके पास डच रिपब्लिक है, और ये आपके पास हनोवर है। ठीक है जी। दूसरी साइड पे जो आपके पास इसके अगेंस्ट है, अच्छा आपने अब ये मैप्स भी बनाने हैं उसमें, ठीक है, जाके अगर आप डेली लेक्चर की प्रैक्टिस करेंगे ना तो तभी आपको बनाने आएंगे। आप देखें ये ग्रेट ब्रिटेन है, ऑस्ट्रियन एम्पायर है, फ्रांस है, स्पेन है, ये एक साइड पे हैं,
उसके बाद ये नेपल्स है, सिसिली है, सर्डिनिया है, उसके बाद प्रूशिया है, ये एक साइड पे है। यानी क्या चल रही है, वॉर चल रही है। एक साइड पे आपका ग्रेट ब्रिटेन है और प्रूशिया है, दूसरी साइड पे फ्रांस है, स्पेन है, देन उसके बाद आपके पास क्या है, प्रूशिया है। इनके अपने अपने क्या थे, क्लेम्स थे। इसमें इवेंट्स क्या होते हैं जिसमें जिसमें आपके पास पहली बैटल ऑफ मॉल्वेस होती है, जिसमें प्रूशिया अटैक सिसिली इन 1740। उसके बाद फ्रांस जो है वो, चूंकि उस पर हनोवर उनकी पेरेंट सिटी थी, उसने किस पे अटैक कर दिया, हनोवर पे अटैक कर दिया। उसके बाद फ्रांस ने हॉलैंड को भी डिफीट कर दिया। अब हॉलैंड पे क्या था, पार्ट ऑफ विलियम ऑरेंज कहाँ से था, ठीक है, तो वो भी पार्ट ऑफ इंग्लैंड था। उसके बाद फ्रांस ने क्या किया कि उसी टाइम पे जो जैकोबाइट्स रिवॉल्ट्स हैं, ये भी उसी टाइम पे आपकी, मैंने आपको बताया कि 1745 में ये अपराइज हुई थी, तो फ्रांस ने उसको भी स्टार्ट कर दिया। देन उसके बाद जो यहाँ पे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है यहाँ पे इंडिया में बिटवीन फ्रेंच, मद्रास के मकाम पे बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश, चूंकि इनकी यहाँ पे भी उस टाइम पे कॉलोनी थी, वो भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी और इनकी जो फ्रेंच की कंपनी थी, उनके दरमियान वॉर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि मारिया थ्रीसा जो है, उसके पास फाइनेंसेस नहीं होती, और एज अ रिजल्ट क्या होती है कि वो कहती है कि अब मैंने वॉर नहीं लड़नी। वॉर के एंड पे हमेशा क्या होता है, ट्रीटी। अब इस ट्रीटी का नाम क्या था, एलेक्स ला चैप्टर, यानी फ्रेंच वर्ड है। इसका आउटकम क्या हुआ कि मारिया थ्रीसा को एज अ लेजिटिमेट एयर मान लिया गया। फ्रांस एंड इंग्लैंड जो है, उन्होंने जो भी टेरिटरीज, जैसे फ्रांस ने क्या किया, नेदरलैंड्स को कैप्चर किया था और हनोवर को किया था, तो उसने क्या किया, उसको वापस कर दिया। जो सिसिलिया थी, ये किसके पास चली गई, प्रूशिया के पास। अब प्रूशिया ने किस पे अटैक किया था, सिसिली पे अटैक किया था, तो ये किसको दे दी गई, प्रूशिया को दे दी, यानी उस पे उसका जो मान लिया। अच्छा सर, ये इसने वापस नहीं किया? नहीं, इसने ये वापस नहीं किया। अच्छा। उसके बाद हनोवरियन सक्सेशन जो है, इसको फ्रांस ने भी मान लिया, स्पेन ने भी मान लिया, और परमानेंटली इसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया कि जो हाउस ऑफ हनोवर है, दे आर द रियल किंग्स ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान यहाँ से राइवलरी जो है वो स्टार्ट होगी, यानी पहले फ्रांस के साथ थी, अब स्पेन के साथ इनकी जो है वो राइवलरी स्टार्ट होगी। और जो सिसिलिया वाला इशू है कि यहाँ पे ये इसने किसके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दिया, प्रूशिया के साथ। अब प्रूशिया ने क्या किया था कि चूंकि पार्ट ऑफ इसका था, सो इसके नतीजे में इसने क्या कर दिया, प्रूशिया ने जब अपने पास लेके आया, तो अब उनके दिल में था कि हमने इसको वापस लेना है। ठीक है जी। और इसके साथ क्या हुआ, फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान जो बैटल ऑफ कॉलोनियलिज्म है, चूंकि इंग्लैंड में यहाँ पे आपके पास, इंडिया में भी लड़ाई हुई थी, तो वो भी आपके पास स्टार्ट हो जाती है। इशू क्या था आपके पास, चलें बताएं सारे। तो ऑस्ट्रिया की जो किंग थी, सर मैं टेरेसा जी, टेरेसा को लीगल हेयर मारने से इनकार कर दिया था। ठीक है, प्रूशिया ने अटैक कर दिया था इस पे, सॉरी, प्रूशिया ने इस पे अटैक किया था मारिया टेरेसा पे। उसके बाद इंग्लैंड ने भी हिस्सा ले लिया और स्पेन ने भी हिस्सा ले लिया, फ्रांस ने भी ले लिया, और चल पड़ी। उसके बाद लास्ट में ट्रीटी होती है। ठीक है जी। अब इसमें पार्टीज कौन सी थी, एक साइड पे इंग्लैंड प्लस प्रूशिया प्लस सॉरी ऑस्ट्रिया प्लस हॉलैंड। ठीक है, दूसरी साइड पे क्या था, प्रूशिया, स्पेन, फ्रांस, बावरिया। इनके दरमियान लड़ाई हुई, कुछ गेंस हासिल किए। एंड क्या हुआ कि इसको इन्होंने लेजिटिमेट रूलर मान लिया, लेकिन जो सिसिलिया के इलाका था वो किसको दे दिया, वो प्रूशिया के पास चला गया। देन उसके बाद हनोवरियन सक्सेशन है, उसको क्या कर लिया गया, एक्नॉलेज कर लिया। हाँ जी, वो ठीक है। उसके बाद अब कहते हैं वेग ओलिगार्ची, कि ये अब वेग ओलिगार्ची मतलब सुप्रामेसी आपके पास। वो कहते हैं 17 families of landlords in England which ruled England between period maintaining the majority in the House of Lords and House of Commons। के 70 फैमिलियां थीं जिन्होंने 1714 से लेकर 1760 तक वेग पार्टी की सूरत में रूल किया ऑन इंग्लैंड। इसको हम क्या कहते हैं, वेग ओलिगार्ची। ठीक है, 70। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने अपनी पावर्स को मेंटेन किया हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्राइबरी के थ्रू, पैट्रनेज के थ्रू क्या किया कि उन्होंने प्रलोंग करते गए आपके पास। सो फॉर अबाउट हाफ सेंचुरी
आपके पास these landlords held the reins of government in their own hands. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर ये विग जहाँ पे काम कर रहे थे तो आपका किंग कहाँ पे था उस टाइम पे? तो किंग की पावर हाँ। किंग की जो पावर थी ना, किंग ने बस ऐसा वो जॉर्ज वन से पावर खत्म हो गई। क्यों? हाँ, गुड। अब किंग के पास एक तो किंग पार्लियामेंट के साथ पैक्ट करके आया हुआ था, ठीक है, दूसरा उसको यहाँ की पॉलिटिक्स का पता ही नहीं था। सो जिसने उसको सपोर्ट किया था वो विग्स थे। वो क्या थे? आपके पास 70 फैमिलीज थी, ठीक है। उन्होंने यानी जब तक विग आपके पास जॉर्ज 2 रहे, जॉर्ज जो 3 था उसको समझ आ गई कि ये सारे क्या कर रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं या हमसे रियल पावर ले रहे हैं। जैसे उसकी माँ उसको कहती थी, जॉर्ज बी अ किंग, डोंट बी अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज। सो यहाँ से 1714 में पहला जॉर्ज 1 आता है और 1760 तक आपके पास रहता है। उसके दरमियान एक साइड पे किंग था, दूसरी साइड पे पार्लियामेंट थी। पार्लियामेंट में कौन स्ट्रॉन्ग थे आपके पास? विग्स। विग्स क्यों थे? क्योंकि विग्स ने डिवाइन राइट ऑफ किंग को सपोर्ट नहीं किया था, प्लस हनोवरियन सक्सेशन को सपोर्ट किया था। इसके नतीजे में क्या हुआ कि इन्होंने सारी गवर्नमेंट की पोस्ट भी इनके पास थी, चर्च की पोस्ट भी इनके पास थी, और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मेन घर में भी जितनी पॉलिसीज इन्होंने बनाई और फॉरेन पॉलिसीज भी इन्होंने आपके पास बनाई। जॉर्ज 1 और 2 के कोई इंग्लिश स्किल नहीं थी। क्यों आए? क्योंकि उनके पास कोई स्किल्स ही नहीं थी, उन्हें इंग्लिश आती नहीं थी। उसके बाद उन्हें अपने घर वाली मोहब्बत थी कि वो उन्हें सिर्फ एक कंसर्न था कि हनोवर को कुछ ना हो, बाकी जो मर्जी हो जाए। ब्रिटिश पॉलिटिक्स में उन्हें इंटरेस्ट ही कोई नहीं था, ठीक है जी। देन उसके बाद 70 ये लैंड और जो फैमिलीज हैं इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कंट्रोल एवरी सेक्टर। क्यों ये थे ब्लू आइड फॉर मोनार्क्स? क्यों मोनार्क के ब्लू आइड से? ये इन्होंने सपोर्ट किया था उसको। उसके बाद टोरीज ने क्या किया था? टोरीज को क्यों नहीं किंग्स लाइक करते थे? दूसरों को सपोर्ट किया था। उसके बाद जो मोनार्क्स थे खुद, वो क्या कर, उनके पास इतनी स्किल्स ही नहीं थी कि वो यहाँ पे आके इनको हैंडल कर सकते। दूसरा क्या था कि इन्होंने, चूंकि ये वेल्दी थे, इन्होंने पैसा पूसा ब्राइबरी और ये दे के हर चीज को क्या करना स्टार्ट कर दिया, कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जिसमें वॉलपोल कहता है कि एवरीवन हैज अ प्राइस, हर बंदे की एक प्राइस है, अगर आप राइट प्राइस लगाते हो तो आप क्या है, वो बंदा आपका है। देन उसके बाद इन्होंने चर्च को भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये सक्सेसफुल क्यों हुए कि इन्होंने कैथोलिक्स की तरफ बाय नेसेसिटी इन्होंने इंडेमनिटी एक्ट पास करना स्टार्ट कर दिया। यानी वहां पे क्या था, कैथोलिक्स को सजा दी जाती थी। इन्होंने हर साल इंडेमनिटी एक्ट दे के ना जो कैथोलिक्स थे उनको भी माफ करना स्टार्ट कर दिया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि वो आपकी इनकी साइड पे इनको अच्छा समझने लगे, इनकी साइड पे आपके पास आ गए। और ये क्या थे, इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, इनके पास बड़ा इन्फ्लुएंस था उस टाइम पे। देन उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश, मैंने आपको पहले बताया था कि जो विग्स थे उनकी पॉलिसी क्या थी, एक्सपेंशनिस्ट थे। अब रिलीजियस टॉलरेशन वाला मैंने अभी आपको पॉलिटिकल पार्टीज में बताया, अब वो पॉइंट यहाँ पे दोबारा आ गया। दूसरा एक्सपेंशनिज्म वाला पहले बताया, वो पॉइंट अब दोबारा आ गया, ठीक है। सनी विग ओलिगार्ची में आपने वही पॉइंट्स, अगर विग की सारी हिस्ट्री लिख देते हैं तो वो भी आपके पास है, लेकिन कुछ आप ऐड करेंगे इसमें। उसके बाद क्या हुआ कि ओवरऑल जो है वो प्रॉस्पेरिटी स्टार्ट होगी, जिसमें जो रॉबर्ट वॉलपोल था उसने 53 करोड़ से इसका जो आपके पास इंग्लैंड का डेब्ट था उस टाइम पे, उसको ऑलमोस्ट 40 करोड़ के अराउंड जो है वो लेके आ गया था। इस वजह से भी लोगों को खुशहाल हो गए, प्रॉस्पेरिटी आना स्टार्ट हो गई। देन उसके बाद क्या हुआ कि इनके पास एक्सपीरियंस लीडरशिप थी, जिसमें वॉलपोल था और टाउनशिप था, टाउनशेड था, इसका नाम चेंज कर। दूसरा ये क्या था कि ये जो है वो किसी में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते थे, जो जैसा है ये कहते थे लेट द स्लीपिंग डॉग लाई, कि जैसा वो पड़ा हुआ है उसको छेड़ो ना, वो वहां पे आपके पास पड़ा रहे, ठीक है जी। ये थी विग ओलिगार्ची, क्यों हुई। उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया, और उसके मेरिट्स, अगर मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं, क्या हुआ कि वहां पे फॉल इन मोरालिटी आना स्टार्ट हो गया। क्यों? इन्होंने ब्राइबरी, करप्शन और ये चीजें जो है वो आम करना स्टार्ट कर दी, पैटर्न नहीं देना स्टार्ट कर दी। उसके बाद चर्च जो है वो करप्ट हो गया, कि चर्च में इनकी मोनोपोली थी, इन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया फॉर देयर ओन पर्पस। उसके बाद जो जॉर्ज 3 है, इस इनकी वजह से, इनकी सारी करप्टनेस की वजह से, जो तीसरा रूलर आया था 1700 में, जॉर्ज 3, उसने क्या किया कि इन पार्टीज को ही बैन कर दिया। यानी वो कहता था कि इनकी जरूरत नहीं है, तो है ही सारे करप्ट, ठीक है जी। दोबारा जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ हम चल रहे थे,
वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है आपके पास। उसके बाद क्या हुआ कि इनके आपस में भी पावर की स्ट्रगल स्टार्ट हो गई, यानी पार्टी में भी डिवाइड होना स्टार्ट हो गया आपके पास, ठीक है जी। उसके बाद टॉरीज ने क्या किया कि अपनी जो है वो उन्होंने जो सेकंड जैकोबाइट्स रिवॉल्ट हैं उनको सपोर्ट नहीं किया। सो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, किंग को सपोर्ट करना का स्टार्ट कर दिया और फेवरेट फेवरेट बनना आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इन्होंने किंग को पैट्रनेज के जरिए अपीज करने की जो है वो यूज करना स्टार्ट कर दिया और अल्टीमेटली क्या किया, जॉर्ज 3 जो था उसने क्या किया कि इन द नेम ऑफ ब्रिटेन उसने इनको खत्म करना स्टार्ट कर दिया और एक पार्टी बनाई किंग्स फ्रेंड, जहां से विग ओलिगार्ची जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद इसके कुछ मेरिट हैं, डेस्पोटिज्म यानी डिवाइन राइट खत्म हो गया इनके दौर में। उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, आई या नहीं आई, हनोवरियन सक्सेशन में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। देन उसके बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड रिलीजन, जिसमें इन्होंने एक लाइसेंसिंग एक्ट पास किया, ये लिख लें, लाइसेंसिंग एक्ट पास किया जिसमें प्रेस को क्या कर दी, इन्होंने फ्रीडम दे दी। उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी स्टार्ट हो गई कि दोबारा एक तो जैसे कॉलोनियलिज्म का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो कॉलोनियलिज्म का अल्टीमेटली बेनिफिट किसको हुआ, इंग्लैंड को हुआ आपके पास। देन उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, चूंकि ये खुद लैंड आपके पास सारे मिडिल क्लास के बिलीवर थे, तो इन्होंने किसको स्टार्ट किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्टार्ट किया। उसके बाद सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी है जिसमें ऑस्ट्रियन सक्सेशन आप देख लें। देन उसके बाद आप देख लें, इसके बाद 7 ईयर वॉर आएगी, वो भी इसी में आती है, ठीक है जी। जंकन जेल वाली आप कह सकते हैं कि वो इनका एक फेलियर था, उसको आप इधर लिख लीजिएगा, ठीक है, कि उसको ये अच्छी तरह डील नहीं कर पाए, उसका एंड अच्छा हो सकता था आपके पास। उसके बाद ट्रीटी ऑफ उट्रिच, हनोवरियन सक्सेशन को इन्होंने सपोर्ट किया और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि आपके पास ये इनका बड़ा एक इन्फ्लुएंस है, इसको स्टिल फील किया जाता है। क्यों ये खत्म हुई, ये दोबारा हो गए हैं सारे, ठीक है जी। यहाँ तक कोई टफ बात बताइए हो, वेग ओलिगार्ची क्या थी जी, इसको वेग ओलिगार्ची क्यों कहते हैं, कितने साल के लिए, 1714 से लेकर, हाँ जी। उसके बाद आपके पास आते हैं सर रॉबर्ट वॉलपोल। ये क्या थे आपके पास, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, अ मैन हु वुड नॉट बिकम नॉट ओनली ब्रिटेन्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बट आल्सो द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन ब्रिटेन हिस्ट्री। ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड आल्सो द लॉन्गेस्ट सर्विंग। इन्होंने क्या किया, डेवलप्ड कैबिनेट सिस्टम, क्योंकि जॉर्ज 1 जो था, ये जॉर्ज 2 था, उनको तो पता ही नहीं था यहाँ पे, ये उनके अंडर काम करता रहा। रॉबर्ट वॉलपोल जो था जॉर्ज 1 और 2 के दौर में प्राइम मिनिस्टर बना, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद क्या हुआ कि इसने कैबिनेट सिस्टम, यानी अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, कैबिनेट सिस्टम की बुनियाद किसने रखी, रॉबर्ट वॉलपोल ने। जी, विग में से। ही वाज अ फ्रॉम वेल्दी फैमिली, यानी विग्स की जितनी सारी पॉलिसीज हैं वो इसके खाते में आएंगी क्योंकि ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। उसके बाद मालब्रो टॉरीज इम्प्रिजन्ड हिम फॉर एम्बेजलमेंट and
चाहे बस आपको फ्री करने लगा 5 मिनट और। हाँ 5 मिनट के बाद। अच्छा रॉबर्ट बोल क्या क्या थे कि आपके पास फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कैबिनेट सिस्टम को डेवलप किया था। 1676 में ये पैदा होते हैं। उसके बाद इन्होंने एटन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की थी। इसमें से हर साल एक आधा क्वेश्चन वो लाजमी MCQs में पूछता है। इन 3 लाइनों में से आपका एक MCQs आएगा लाजमी मस्ट। Walpole was 25 years old when his father died. उसके बाद 1708 में वालपोल जो है सेक्रेटरी ऑफ वॉर बना अंडर मेलब्रो। 1720 में फेलियर ऑफ साउथ चीज कंपनी जो है एज अ लीडर ऑफ कैबिनेट उसको इसने हैंडल किया था। और 1721 से जिसको इसने 1742 तक आपके पास जो है वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस इसको किया हैंडल किया। अगर मेन हम बातें देखें तो वालपोल ने क्या किया था, कैबिनेट सिस्टम डेवलप की थी, दैन ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रॉन्ग किया था, दैन उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में इसने क्या किया था, हिस्सा डाला था। ठीक है, पहले क्या था आपके पास, ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर रहा था। देन 1721 से लेकर 1742 तक आपके पास ये क्या था, प्राइम मिनिस्टर रहा था। इसने क्या किया कि आपके पास सबसे पहले इसने एक्साइज बिल इंट्रोड्यूस करवाया 1730 में। एक्साइज बिल क्या था, एक्साइज क्या होती है, टैक्स की, यानी जो भी इंपोर्ट्स आती थी उन पे इसने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अवाम की तरफ से इस पे जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिबटल आया, तो इसने क्या किया, उसको वापस ले लिया आपके पास। उसके बाद वालपोल ने क्या किया कि जब इसकी मेजोरिटी खत्म होगी 1742 में, तो इसने यहाँ से रिजाइन कर दिया। सो दिस वाज द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट, कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि जहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी ने अपनी मेजोरिटी लूज की और उसने क्या किया कि खुद भी रिजाइन कर दिया उसके साथ, और इसने एक प्रेसिडेंट सेट किया आने वाली सारी जो आपके पास गवर्नमेंट्स थी कि आपकी अगर मेजोरिटी नहीं है तो आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप का कोई तुक नहीं बनता। उसके बाद इसने नेशनल डेट को 51 करोड़ से इसको रिड्यूस किया 43 तक इन 1741। दैट वाज समथिंग अ ग्रेट अचीवमेंट। उसके बाद इसने क्या किया कि अपोजिशन ऑफ जो वो वार ऑफ जो जंकनेर हुई थी ना, उसमें इसने इसकी जो एक नेगेटिव इसका ड्रॉबैक आ जाता है, उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर था वो वालपोल था। अब वॉर ऑफ जंकनेर क्या थी वो मुझे आप बताएं। कान काटा था उसका, जो किसने काटा? स्पेन वालों ने। हाँ जी, एक ही जगह 2 भेजी थी अमेरिकन के पास, कैप्टन का, तो कैप्टन का कान काट। तो इसने कहा था हमने वॉर नहीं लड़नी, ठीक है, सो इस वजह से इसको हटा दिया था, इसको चेंज कर दिया। एक्साइज बिल आया। उसके बाद जैसे एक्साइज में क्या हुआ कि ये जब इन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगाई तो एक कैप्टन था, उसने वो स्मगलर्स को पकड़ने की कोशिश की। स्मगलर ने उनके खिलाफ एहतजाज करना स्टार्ट कर दिया और ये जो कैप्टन पोर्टीरियस था इसने उन पे फायर खोल दिया। ठीक है, उसने फायर खोला, उन सब ने इसको पकड़ा और इसको मार दिया। रॉबर्ट वालपोल साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसने कहा कि लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, जैसा है जिसने मतलब जैसे गिव एंड टेक की पॉलिसी पे क्या किया, मुल्क को चलाता रहा। इसने क्या किया है, नोबलियन सक्सेशन को स्ट्रेंथन किया, क्योंकि ही वाज फ्रॉम वेग और वेग पार्टी का ये क्या था, हेड था उस टाइम। उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स गॉट स्ट्रेंथन। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ कैबिनेट सिस्टम इसने हेल्प किया। उसके बाद इसने प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी एंड जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कैबिनेट, कि किंग क्या था, मेनली वो साइन कर देता था सिर्फ, ये जो सारे फैसले थे उस टाइम पे आपके पास ये लेता था। ठीक है, ये 2 से 3 दफा क्वेश्चन आ चुका है। डिस्कस द रोल ऑफ सर रॉबर्ट वालपोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। अब इसमें क्या रोल डिफरेंट है कोई, वही सारी बातें अब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी आपके पास। ये हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट कब से चला आ रहा है? ये आपके पास हेनरी 8 के टाइम से आ रहा है। हाँ, पर नाम दूसरा था, फिर नाम चेंज नहीं सेम था पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन एंड लॉर्ड्स और सेम था बस। उसके बाद पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसने स्ट्रॉन्ग की। उसके बाद साउथ से जो आपके पास सी कंपनी है उसको क्या किया इसने, स्ट्रॉन्ग किया। इसने क्या किया, टैक्सेशन में रिलीफ प्रोवाइड की आवाम को। उसके बाद नेशनल डेट को डिक्रीज किया, फ्री ट्रेड को इनकरेज किया, लैंड टैक्सेस जो हैं उनको कम किया इसने। और उसके बाद जितने भी कॉलोनियल थे, कॉलोनियलिज्म, वहाँ पे इसने जो अपनी पॉलिसीज हैं, जिसमें अमेरिका था, जिसमें आपके पास ये इंडिया था, वहाँ पे उनको फ्री, आपस में भी फ्री ट्रेड करने के लिए इसने क्या किया, उनको रिलीफ फ्राहम किया। वहाँ पे क्या था, पहले क्या होता था, ये एक कॉलोनी है, ये दूसरी कॉलोनी है, उसके बाद क्या होता था कि ये ट्रेड नहीं कर सकती थी एक दूसरे के साथ।
लेकिन इसने इसमें क्या किया कि इसने उसमें रिलीफ दिया ताकि कॉलोनियलिज्म जो है, कॉलोनीज जो है वो प्रॉस्पर करें। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि कॉलोनीज में भी इसको पसंद किया जाने लगा आपके पास। उसके बाद क्या हुआ कि इसने इंट्रोड्यूस किया बॉन्ड सिस्टम टू फर्दर इंक्रीज द ट्रेड एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट ऑफ इंग्लैंड। यानी जो भी चीज, बॉन्ड सिस्टम क्या था, इंपोर्ट की जाती थी और जब वो इंपोर्ट करके जिस जगह पे बेची जाती थी उस टाइम पे टैक्स कलेक्ट किया जाता था। यानी पहले कोई इंपोर्ट ड्यूटीज, यानी ये जो ऊपर एक्साइज टैक्स था, वो इसने खत्म कर दिया। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि ट्रेड और ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई और आपका जो इंग्लैंड है इकोनॉमिकली क्या होना स्टार्ट हो गया, प्रॉस्पर होना स्टार्ट हो गया। रिलीजियस में क्या था कि इसने टॉलरेंस शो की। अब विक्स सारे ही करते हैं क्योंकि विक्स पर अब ये आपके पास कोई मुल्क है, एक है आपके पास फिक्स ड्यूटी, कोई भी इंपोर्ट आ रही है उसको यहाँ पे बॉर्डर पे क्या करनी है, पे करनी है। इसने कहा कि आप यहाँ पे ना करो, ठीक है जी, वालेकुम सलाम, ठीक। अब उसने कहा कि आप यहाँ से कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे जिस जगह पे आपने सेल करनी है वहां पे आपको जो रिलेटिवली पैसे मिलेंगे इससे बेच के, उस पे आप टैक्स पे करेंगे। यानी इट वाज अकॉर्डिंग टू द प्राइसेस, कि यहाँ पे जो प्राइस होगी, फॉर एग्जांपल उसको इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे ज्यादा पे करनी पड़ती है और यहाँ पे पैसे कम पे करने पड़, सॉरी उसकी उसको जो सेलिंग प्राइस है वो कम हो जाती है। सो उसके लिए क्या था, जो ट्रेडर था उसके लिए नुकसान था। उसने क्या किया कि वहां पे आप जो बेच रहे हो, जो आपको वहां से मिल रहा है ना, उसकी बेस पे आप हमें जो है इसको पे कर, ठीक है। एक्साइज वाले जो टैक्स है वो भी आरपीसी प्राइस पे लेते हैं, उसपे टैक्स। हाँ, इसमें क्या है कि जो एजुकेशन सिस्टम है आपका, उसके बाद आपका जो ये एग्जामिनेशन सिस्टम है, जितने सारे सिस्टम जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना, ये आपको सारे उनके यहाँ पे दिखाई देंगे। जो सारे एक्ट्स हैं, सारी चीजें हैं, वो हमने वहां से, क्योंकि हम उनकी कॉलोनी से ना, सो हमने उनसे इनहेरिट किए सारे, पार्लियामेंट वाला जो सिस्टम है वो भी हमने उन्हीं से इनहेरिट किया आपके पास। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ट्राई टू कीप इंग्लैंड आउट ऑफ वॉर्स, यानी जिसमें जेंकन एयर्स वाली वॉर थी उसमें इसने हिस्सा नहीं लिया। इसमें आप उसकी एग्जांपल दे सकते हैं, वो वॉर हो रही थी वहां पे, इसने कहा कि हमने इसने हिस्सा ही नहीं लेना, ठीक है जी। देन उसके बाद लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, जो पूरी दुनिया में चल रहा है उसको छोड़ो, कोई हमें जो है वो जरूरत ही नहीं है। देन उसके बाद इसने क्या किया कि फ्रांस के साथ फ्रेंडशिप जो है उसको इनहेंस किया ताकि कमर्शियल इंटरेस्ट पे हम क्या कर सकें, एक दूसरे के साथ अलाइन कर सकें। उसके बाद पॉलिश सक्सेशन चल रही थी, उसमें भी इसने कोई हिस्सा नहीं लिया। इसने कहा कि इंग्लैंड के जो प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया के प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंग्लैंड के प्रॉब्लम्स नहीं है, वो वहां पे चल रही है, हमें कोई इशू नहीं है, उसमें हिस्सा नहीं लिया। सो वॉर का जब आप किसी भी वॉर में हिस्सा लेते हो तो वो आपके क्या करती है, इकोनॉमिक टूल लेके आती है आपके लिए, यानी इकोनॉमिक बर्डन लेके आती है। तो इसने उसमें हिस्सा ना लेके क्या किया कि उस इकोनॉमिक बर्डन को बचा लिया। उसके बाद वॉर ऑफ जंकन एयर्स विद स्पेन, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद कॉलोनियल पॉलिसी क्या थी, पीसफुल टुवर्ड्स कॉलोनीज, टॉलरेंस शो करवाई उनके अगेंस्ट। उसके बाद मिडिल पाथ शो करवाया, और एज मिडिल पाथ क्या था कि कुछ कॉलोनीज को जहाँ पे ज्यादा आपके पास जो अपराइजिंग है या वो खड़े हो रहे थे, तो वहाँ पे ये वहाँ उनके गवर्नर्स और जजेस के साथ जाके मिलता था, उनके साथ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट इसने रखी थी कि उनको क्या करता था, अपीज करता था ताकि वो रिवॉल्ट ना करें। एज अ रिजल्ट हम जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखेंगे तो 3 तरह की कॉलोनीज बन गई थी। एक जो सेल्फ रूल कर रही थी, एक जो सेमाई आपके पास जो थी क्राउन के अंडर थी, और एक बिल्कुल आपके पास क्राउन में थी। सो जो वो सेल्फ रूल और सेकंड वाली थी, वो इसकी पॉलिसीज की वजह से बनी थी, जैसे चार्टर्ड कॉलोनीज जिनको कहा जाता है आपके पास। फॉल कैसे हुआ आपके पास ही, हमने देखा कि पार्लियामेंट में इसने मेजोरिटी लूज कर दी 1742 में हाउस ऑफ कॉमन्स में, और उसके बाद इसमें क्या हुआ कि डाइड इन 1742, ठीक है जी। अब इसमें कोई टफ था। सो इस पे भी क्वेश्चन आता है, हनोवरियन सक्सेशन पे भी आता है, वेग ओलिगार्ची पे भी। अब ये चारों आपस में लिंक है, ठीक है। उससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, ग्लोरियस रेवोल्यूशन था पहला क्वेश्चन, बार बार बता रहा हूँ आपको, ग्लोरियस रेवोल्यूशन था, उससे पीछे आपने याद नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन आपके पास जो है वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है 1701, जो बिल ऑफ राइट्स है सारा। फिर आप यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड है कि वो क्यों आपस में इकट्ठे हुए, क्या क्या उनकी डेवलपमेंट्स हुई। फिर आपके पास हनोवरियन सक्सेशन है, फिर विग ओलिगार्ची है, फिर उसके बाद आपके पास ये जो रॉबर्ट वॉलपोल है, और उसके बाद हम पिट द एल्डर जो है वो उसको देख लेते हैं।
एक और 10 मिनट दे दो सिर्फ। नहीं सर, आपने आगे 5 मिनट मांगे थे सर, वो ऊपर हो गया आपने। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मैं क्वेश्चन इसके शेयर कर दूंगा आपकी क्लास में, ग्रुप में, जो पास पेपर के हैं आप उसको देख लीजिए और काइंडली इसको डेली का जो काम है डेली कर लें, तो आपको याद भी हो जाएगी और ये प्रिपेयर भी हो जाएगा। तो अगले वीक के एंड में हमारा तकरीबन 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यानी दो टॉपिक और 5 टॉपिक्स और होंगे ना इसके बाद, यानी एग्रेरियन, इंडस्ट्रियल एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब एग्रेरियन में क्या है कि एग्रीकल्चर में नए नए मेथड्स आए हैं, इंडस्ट्रियल में क्या हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आप पहले सुनते आए। सो ये वाले क्वेश्चन और वो वाले डाल के आपका 50% पेपर कवर है। वो 3 क्वेश्चन और ये 5 क्वेश्चन डाल के आपका 50% पेपर कवर है। इतनी आसान है ब्रिटिश हिस्ट्री। यानी पहले सेक्शन के जो चार में से 2 आपने करने होते हैं ना, वो अगर आप देखेंगे ना, आज भी जाके देखेंगे 2 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो रहे होंगे। अभी तक हमने जो 4 से 5 क्वेश्चन पढ़े हैं, 2 उसमें से ऑनलाइन बच्चों में से किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। आयशा, करीम, मारुख, अनीक। स्लाइड्स आपको ना जो लिंक है ना ड्राइव का, उसमें मैंने अपलोड कर दी है, वो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू।